पुस्तक 26, अध्याय 31, पूर्ण महारत। जी निंग ने धीरे धीरे और स्थिरता से काम लिया। उसने चौथे स्तर पर मौजूद दूसरे साधकों को चुनौती देना शुरू कर दिया। निंग ने पूरी सावधानी बरतते हुए उन लोगों को चुनौती नहीं दी जो पहले 5वें स्तर तक पहुंच चुके थे। निंग की योजना थी कि वह खुद 5वें स्तर तक पहुंचने के बाद ही उन्हें चुनौती देगा। यहाँ ब्राइट शो साम्राज्य में एक छोटी सी गलती से कई गलतियां हो सकती थीं। अनंत प्रदेशों में कई अजीबोगरीब ताकतवर साधक थे जो अपनी यात्रा के बीच में ही मर गए थे। अगर वह बहुत घमंडी होता तो शायद वह भी उनके साथ शामिल हो जाता। चौथे स्तर का हर एक प्रतिद्वंद्वी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, कम से कम किसी पालौकिक विश्वदेवता जितना शक्तिशाली। उन सभी के पास अपने अपने विशेष कौशल थे और निंग हर युद्ध के बाद अपने अनुभवों पर चिंतन करने में समय बिताता था। चौथे स्तर के भीतर उड़ते हुए सूक्ष्म द्वीपों में से एक के भीतर यहाँ एक अजीब सी इमारत थी जो बाहर से गोल दिखती थी लेकिन अंदर से बक्से के आकार की थी। यह निंग द्वारा अरोयो से प्राप्त किया गया सबसे बेहतरीन अस्थायी त्वरण का खजाना था, एक ऐसा खजाना जो हिरनगेजर टॉवर से कहीं बेहतर था। यह आसानी से सामान्य से 50 गुना तेज गति से समय की गति बनाए रख सकता था और अगर आप अपनी अमर ऊर्जा खर्च करने को तैयार हों तो ये सामान्य गति से 200 गुना तक बढ़ सकता था, लेकिन निश्चित रूप से इसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती। निंग इस समय सामान्य समय की दर से 100 गुना ज्यादा गति बनाए हुए था। वह अपनी पिछली लड़ाई और उससे मिली नई अंतर्दृष्टि पर विचार कर रहा था और उसका उपयोग अपनी तलवारबाजी को निखारने के लिए कर रहा था। वह आखिरी लड़ाई चौथे स्तर पर उसकी छठी लड़ाई थी और उसने उसे भी जीत लिया था जैसे उसने अपनी पिछली सभी लड़ाइयां जीती थीं। गड़गड़ाहट। अपनी तलवार कला पर ध्यान करते समय निंग तलवार के असीम दूरस्थ मूल तत्व के साथ निरंतर अनुनाद में था। तलवार का मूल सार अनंत आदिम अराजकता के सच्चे सार और स्रोतों में से एक था। यहीं से तलवार के ताव की उत्पत्ति हुई थी। ये तलवार के ताव से संबंधित रहस्यमय तरंगे निरंतर उत्सर्जित करता था जिससे साधकों को इसके बारे में और अधिक समझने में मदद मिलती थी। 1 लाख से ज्यादा वर्षों तक साधना करने के बाद आखिरकार मुझे समझ आ गया। निंग अचानक मुस्कुराया। गड़गड़ाहट। उनके जिंदन अराजकता क्षेत्र में विशाल दाव वृक्ष पहले ही 105,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा पहुंच चुका था। इसी क्षण वह फिर से ऊपर की ओर बढ़ा और ठीक 108,000 मीटर ऊंचा हो गया। इस क्षण में उसके संपूर्ण जिंदान अराजकता क्षेत्र में शक्ति प्रवाहित होने लगी जिससे वह पहले से भी अधिक स्थिर हो गया। धमाका। निंग का दिव्य शरीर अचानक ढेर सारे देवरत्नों में बदल गया। अराजकता ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हुई और अधिक से अधिक देवरत्नों में बदल गई जिससे कुल 36,000 देवरत्न उभरकर हवा में मंडरा गए। कुछ ही क्षणों बाद वे पुनः एकत्रित होकर एक आकृति जी निंग की आकृति बन गए। मैंने तलवार के दाव से जुड़ी सभी बुनियादी जानकारियों को समझ लिया है। आखिरकार मैं पूर्ण निपुणता के स्तर पर पहुंच गया हूँ। निंग आज बहुत अच्छे मूड में थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि निंग केवल कुछ हजार वर्षों से ही साधना कर रहा था, लेकिन अगर आप समय की गति को भी ध्यान में रखें तो उसने तलवार के दाव का ध्यान करते हुए 1 लाख से भी ज्यादा वर्ष बिता दिए थे। जब वह ऑलगॉड एस्टेट से बाहर निकला तब तक उसका दाव वृक्ष 60,000 मीटर से भी ऊंचा हो चुका था। उसने तब कई युद्धों में भाग लिया था और मिरजनो पेंटिंग्स में तलवार के 3 विशेषज्ञों से बार बार द्वंद्व युद्ध भी किया था जिसके परिणामस्वरूप निंग का दाव वृक्ष तेजी से बढ़कर 90,000 मीटर से भी ऊंचा हो गया। उसने अंधकार सागर में भी सैकड़ों साल युद्ध करते हुए बिताए थे। हालांकि उसने इस स्थान पर आधे साल से भी कम समय बिताया था, लेकिन समय की गति के कारण निंग के दर्जनों साल बीत गए थे। इसके अलावा निंग सभी प्रकार के शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधकों से युद्ध कर चुका था। इन सभी कारकों के कारण वह अंततः तलवार के मूल सार के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझ गया था। उस क्षण में उसे अंततः ये समझ में आ गया कि क्यों इस स्तर को पूर्ण निपुणता के स्तर के रूप में जाना जाता है और क्यों इस स्तर पर विश्व देवताओं को मास्टर क्लास विश्व देवता कहा जाता है। विश्व स्तर पर पूर्ण महारत तो ये तलवार के मूल सार को समझने के सबसे बाहरी स्तर से ज्यादा कुछ नहीं है। निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। तलवार का मुख्य सार, इसी से अनंत आदिम अराजकता के भीतर तलवार का संपूर्ण ताव उत्पन्न हुआ। ये स्वाभाविक रूप से अथाह और गहन था और इसके कई गहनतम रहस्य वास्तव में मूल सार में ही छिपे थे। उन रहस्यों को समझने का भी कोई तरीका नहीं था, उन पर ध्यान करना तो दूर की बात थी। तलवार के दाव के केवल उन बाह्यतम रहस्यों पर ही ध्यान किया जा सकता था जो उससे प्रभामंडल की तरह निकलते थे। हाल के वर्षों में निंग केवल उन्हीं बाह्यतम रहस्यों पर ध्यान कर रहा था। तलवार के ताव का हर एक विश्व स्तरीय साधक इन रहस्यों को समझने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। और अब निंग को तलवार के मूल सार की इस सबसे बाहरी परत की पूरी समझ मिल गई थी। इस दिन से उसका दाव वृक्ष 108,000 मीटर ऊंचा होगा और उसके देवरत्नों की संख्या 36,000 होगी। इस दिन से आगे अनंत आदिम अराजकता के भीतर तलवार का मूल सार अब निंग के किसी काम का नहीं था, क्योंकि उसके पास इसके भीतर छिपे किसी भी रहस्य पर ध्यान लगाने का कोई तरीका नहीं था। जी निंग की तो बात ही छोड़िए, संसार के डोलॉर्ड या शाश्वत सम्राट भी अनंत आदिम अराजकता के मूल सार हृदय में प्रवेश करने में सक्षम नहीं थे। ये स्थान संपूर्ण आदिम अराजकता का मूल था, एक ऐसा स्थान जहाँ साधक प्रवेश नहीं कर सकते थे। सच तो ये है कि उस जगह सिर्फ तलवार का दाव ही नहीं था, सभी दाव की उत्पत्ति वहीं से हुई थी। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, बिजली, प्रकाश, वध, कृपाण, तलवार, सभी प्रमुख सार अपने कुछ बाहरी रहस्यों को विकीर्ण करते थे जिससे साधक उनमें अभ्यास कर सकते थे, लेकिन अपने गहरे रहस्यों को अपने भीतर ही रखते थे।
उन रहस्यों को विकसित करने का कोई तरीका नहीं था। इस प्रकार चाहे आपने किसी भी मार्ग पर प्रशिक्षण लिया हो, आप अधिक से अधिक आसानी से पूर्ण निपुणता के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। एक बार जब आपने पूर्ण निपुणता प्राप्त कर ली, आपकी अंतर्दृष्टि समाप्त हो जाएगी। आपने उस चीज पर पूरी महारत हासिल कर ली है जिसमें महारत हासिल करनी थी। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह खुद पर निर्भर रहना होगा। पहले आप दाव के मूल सार के साथ तालमेल बिठाने में कामयाब रहे, लेकिन अब आपके पास खुद के अलावा किसी और पर निर्भर रहने का कोई विकल्प नहीं होगा। आपको अपने लिए एक अनोखा रास्ता ढूंढना होगा, कहीं से भी अपना दाव बनाना होगा और उसका इस्तेमाल करके संसार दावलॉर्ड स्तर पर कदम रखना होगा। चूंकि ये दाव पूरी तरह से स्वनिर्मित दाव होगा, इसलिए यह एक बेहद खतरनाक संभावना थी। आपके द्वारा निर्मित दाव एक विधर्मी दाव हो सकता है जो गलत हो। वह दाव आपको संसार दावलॉर्ड स्तर पर कदम रखने की अनुमति दे सकता था, लेकिन ये पूरी तरह संभव था कि इस मार्ग पर चलते ही आपका दाव अचानक ढह जाए, जिससे आप नष्ट हो जाएं। यही कारण था कि कहा जाता था कि संसार के दाता अपने हर कदम के साथ जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलते हैं। वे जो भी कदम उठाते, वे अपने लिए ताव का एक और भी गहरा स्तर बनाते। अगर आपका बनाया हुआ ताव एक त्रुटिपूर्ण ताव था, तो जैसे ही आप उसका इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए करेंगे, आपकी दिव्य शक्ति और सच्ची आत्मा का पतन हो जाएगा। आप नष्ट हो जाएंगे। हर कदम पर वे जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलते हैं। कुछ अंततः दावमंच के कगार पर पहुंच जाते हैं और अपने संसार दावलॉर्ड साथियों के बीच भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन जाते हैं। दावलॉर्ड सोलिस्की इसका एक अच्छा उदाहरण है। अगर उनका दावमंच सफल होता तो इसका मतलब था कि उनका दाव एक पूर्ण दाव था जो सच्चा अनंत काल प्राप्त कर सकता था। उनका मार्ग उन्हें आदिम अराजकता में हमेशा के लिए जीने की अनुमति देता, जहां समय के कहर का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जाहिर है, कगार पर मौजूद कुछ दावलॉर्ड्स के दास गलत थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे कमजोर थे। कुछ कगार स्तर के दावलॉर्ड्स ऐसे भी थे जो शाश्वत सम्राटों से लड़ने में सक्षम थे, हालांकि वे खुद उस स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाते। मैं पहले तेज गति से आगे बढ़ पाता था, अब जब मैं पूर्ण निपुणता के स्तर पर पहुंच गया हूं, तो मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। निंग अच्छी तरह समझ गया था कि संसार दावलॉर्ड स्तर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। 5वें स्तर पर एक सूक्ष्म द्वीप। मेरे प्यारे वाइल्ड ग्लूम, 12 महलों में हमारा थंडर पैलेस सबसे बेहतरीन महलों में से एक है। आप बिजली के दाव में काफी प्रतिभाशाली हैं। अगर आप हमारे थंडर पैलेस में शामिल हो जाते हैं तो आपके भविष्य की संभावनाएं निश्चित रूप से असीम होंगी। नीला कवच पहने एक बूढ़ा व्यक्ति बोलते हुए हंसा। उसके सामने एक लंबा मांसल धातु में प्राणी बैठा था जिसका पूरा शरीर विचित्र धातुओं से बना था और बिजली की तरह चमक रहा था। विश्व देवता वाइल्ड ग्लूम एक पथभ्रष्ट देवता थे जो बिजली पर अद्भुत शक्ति के साथ जन्मे थे। अब वे बिजली के दाव में एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच चुके थे। एक बार जब वे संसार दावलॉर्ड बन गए तो वे और भी आश्चर्यजनक ऊंचाइयों को छू लेंगे। मैं ब्राइट शो के 12 महलों में से किसी में भी गड़गड़ाहट का प्रशिक्षण ले सकता हूँ। वाइल्ड ग्लूम की आवाज कानों को थोड़ी खटक रही थी। वरिष्ठ फ्लेमफ्लो, कृपया मुझे इस विषय पर सोचने के लिए कुछ और समय दें। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। नीले कवच वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। 5वें स्तर पर स्थायी रूप से निवास करने में सक्षम कोई भी व्यक्ति आसानी से एक संपूर्ण विरासत प्राप्त करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। वे बहुत पहले ही सूक्ष्म द्वीपों को छोड़ सकते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश को कोई जल्दी नहीं थी। यहाँ विरासतें थीं, साथ ही उनके लिए लड़ने के लिए शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें अभी भी यह तय करना था कि वे किस महल में शामिल होंगे। ब्राइट शो के 12 महल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन सबसे अच्छा महल हमेशा वही होता जो उनके लिए सबसे उपयुक्त होता। उन्हें यह तय करना था कि वे किस महल में शामिल होंगे, इससे पहले कि वे अपना भविष्य तय करें। तुम्हारे पास मेरा संदेश ताबीज है। एक बार जब तुम तय कर लो तो इसे तोड़ दो और मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। चांदी के कवच वाला बुजुर्ग मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। विश्वदेव वाइल्ड ग्लूम अपने अतिथि को विदा करने के लिए जल्दी से उठ खड़ा हुआ। हालांकि यह व्यक्ति उसे आमंत्रित करने आया था, फिर भी वह एक संसार दावलॉर्ड था। हालांकि वह उन काले कवच वाले दावलॉर्ड्स में से नहीं था। वे काले कवच वाले दावलॉर्ड्स सबसे कमजोर दावलॉर्ड्स थे। फुश, नीले कवचधारी दावलॉर्ड फ्लेमफ्लो इस सूक्ष्म द्वीप से उड़कर बाहर आया। उसने एक विशाल पुस्तक निकाली और उसे यूं ही पलटने लगा। 12 महलों के सदस्यों को राज्य के पास मौजूद सभी विश्व स्तरीय साधकों के बारे में जानकारी पढ़ने की अनुमति थी। अरे, इस आदमी को यहाँ आए हुए 6 साल भी नहीं हुए और यह चौथे स्तर तक पहुँच ही गया। इसने चौथे स्तर पर लगातार 6 दुश्मनों को हराया है। यह अब तक अपराजित है। जैसे ही दावलॉर्ड फ्लेमफ्लो ने किताब के पन्ने पलटे, उसने जो पढ़ा उसे पढ़कर वह चौंक गया। अगर कोई चौथे स्तर पर लगातार 10 दुश्मनों को हरा दे तो उसे 5वें स्तर पर पदोन्नत कर दिया जाएगा। इस व्यक्ति ने बिना एक भी बार हारे लगातार 6 दुश्मनों को हराया था, इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि वह भविष्य में 5वें स्तर तक पहुंच जाएगा। तलवार और बिजली दोनों में कुशल, सिर्फ बिजली चलाने में ही उसकी कुशलता उसे अपने दुश्मनों का दमन करने की क्षमता देती है, और बिजली के दाव में भी वह काफी कुशल है। ऐसा लगता है कि यह आदमी मेरे थंडर पैलेस के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। मुझे जाकर देखना चाहिए। नीले कवच वाले उस बुजुर्ग ने तुरंत चौथे स्तर पर स्थित इस सूक्ष्म द्वीप पर जाने का फैसला किया। वह तेजी से हवा में कदम बढ़ाते हुए उस द्वीप की ओर बढ़ने लगा। ये निस्संदेह वह आकाशीय द्वीप था जिस पर निंग निवास कर रहा था।
पुस्तक 26, अध्याय 32, ब्राइट शो के 12 महल। जी निंग अपने सूक्ष्म द्वीप में अकेले ही तलवार कला का ध्यान कर रहे थे तथा उच्च श्रेणी के लौकिक त्वरण दाव खजाने चमकदार कमरे का उपयोग कर रहे थे। निंग कमल मुद्रा में बैठा था। उसके सामने एक मेज थी जिस पर शराब की एक बोतल, चर्मपत्र का एक स्क्रॉल, एक ब्रश और एक ब्रश होल्डर रखा था। बीच बीच में वह ब्रश उठाकर स्क्रॉल पर कुछ देर पेंटिंग करता रहता। नामहीन तलवार कला का 5वां रुख, मौन विश्व। मुझे अभी इस पर थोड़ा और समय लगाना है। निंग नामहीन तलवार कला के 5वें रुख में महारत हासिल करने के करीब था, जो कि सर्वोच्च स्तर का रुख था जिसे विश्व देवता नॉर्थवेस्ट स्वयं हासिल कर पाए थे। वे दोनों विश्व स्तरीय साधक थे और दोनों ही तलवार के ताव में पूर्ण निपुणता के स्तर तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी तलवार कला में अभी भी अंतर था। नॉर्थवेस्ट केवल अपने शाश्वत अस्त्र के कारण ही सर्वोच्च विश्व देवता था, लेकिन ब्राइट शो साम्राज्य द्वारा अपहरित और यहाँ लाए गए कुछ अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग केवल दाव अस्त्रों का उपयोग करते हुए भी उस स्तर की शक्ति प्राप्त करने में सक्षम थे। कुछ तो और भी अधिक भयानक रूप से शक्तिशाली थे। तलवार कला में यही अंतर हो सकता था। तलवारबाजी की गहनता के मामले में एस्ट्रल द्वीप समूह पर निंग से बेहतर कई लोग थे। निंग खुद भी इसे अच्छी तरह समझता था। संक्षेप में, उसने बस लंबे समय तक प्रशिक्षण नहीं लिया था और वह हाल ही में विश्व स्तर पर पहुंचा था। अगर इन लोगों को पता चलता कि विश्व स्तर पर पहुंचने के मात्र 1000 साल बाद ही वह पूर्ण निपुणता के स्तर पर पहुंच गया है, तो वे शायद पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते। दूसरों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितने समय से साधना कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप कितने मजबूत हैं। मेरी खासियत उस शक्ति और गति में है जो मुझे नीले फूलों वाली धुंध की ऊर्जा ने दी है। यह मुझे पहले चरण के डाउनलॉर्ड जैसी गति और शक्ति प्रदान करती है। लेकिन मेरी कमजोरी मेरी तलवारबाजी है। मुझे जल्दी से तलवारबाजी की विरासत का एक सेट इकट्ठा करना होगा। यह मेरी तलवारबाजी के भी काम आएगा, निंग ने सोचा। किसी भी चीज को विरासत कहा जाता है जिसमें साधकों के उपयोग के लिए अत्यंत विस्तृत चरण दर चरण निर्देश शामिल होते हैं। निंग ने जो नामहीन तलवार कला अर्जित की थी वह केवल एक खंडित अभिलेख थी। उसे वास्तव में एक सच्ची विरासत नहीं कहा जा सकता था। दूसरी ओर विश्वदेव नॉर्थवेस्ट ने अपने उत्तराधिकारी को नामहीन तलवार कला की पहली मुद्रा हाथस्वॉर्ड मुद्रा को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करने के लिए बड़ी मेहनत से जो पत्थर की तलवारें बनवाई थीं, वे विरासत मानी जाएंगी। इनमें विस्तृत निर्देश होते थे और सीखने वाले को सच्चा मार्गदर्शन मिलता था। यह वह विरासत थी जिसे विश्व देवता नॉर्थवेस्ट ने अपने उत्तराधिकारी के लिए तैयार किया था। जहाँ तक एस्ट्रल द्वीप समूह की 99 विरासतों का सवाल है, उनमें से 2 तलवारबाजी की थीं। हालांकि ये तलवारबाजी संसार के डाउनलॉर्ड्स द्वारा छोड़ी गई थी। ये समझना जरूरी है कि जब से निंग ने त्रिलोक छोड़ा था तब से उसे तलवारबाजी का कोई भी दुर्जेय डाउनलॉर्ड स्तरीय विशेषज्ञ नहीं मिला था जो उसे प्रशिक्षण दे सके। वह अकेले ही कड़ी मेहनत कर रहा था। अरे, निंग का ध्यान अचानक भंग हुआ। कोई आया। उसने बहुत पहले ही इस सूक्ष्म द्वीप को घेर लिया था और इस प्रकार वह आसानी से किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति को महसूस कर लेता था। मुझे भी अपने सूक्ष्म द्वीप से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। किसी के मेरे द्वीप पर आने का मतलब है कि वह शायद ब्राइट शो साम्राज्य का नागरिक है। निंग ने अपना ब्रश स्टैंड पर रखा और तुरंत ल्यूमिनस रूम से बाहर निकल गया। अपना खजाना सुरक्षित रखने के बाद निंग अपने निजी कमरे से बाहर निकला और फिर अपने आंगन में चला गया, जहां उसने बाहर एक आकृति खड़ी देखी। वह नीला कवच पहने एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध रखे थे। जैसे ही निंग ने अपने आंगन का दरवाजा खोला, बूढ़ा आदमी मुड़ा और निंग की तरफ मुस्कुराया। मैं फ्लेमफ्लो हूँ। मैं 12 महलों के थंडर पैलेस से हूँ। निंग चौंका। ये बूढ़ा आदमी संसार डाउनलॉर्ड था। उसने तुरंत कहा, डार्कनॉर्थ आपको नमस्कार करता है, सीनियर फ्लेमफ्लो। डार्कनॉर्थ। नीले कवच वाले व्यक्ति ने हल्के से सिर हिलाया, फिर प्रशंसा भरी आह भरी। मेरे प्यारे डार्कनॉर्थ, तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति हो। एस्ट्रल द्वीप समूह में आने के सिर्फ 3 महीने बाद ही तुम 4थे स्तर पर पहुंच गए हो और फिर यहाँ लगातार 6 लड़ाइयाँ जीत चुके हो। निंग ने कहा, मैं अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा हूँ जहाँ मुझे पहुंचना चाहिए। 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए मुझे लगातार 10 जीत की जरूरत है। आमतौर पर एस्ट्रल द्वीप समूह में आने वाले नए लोगों को कई लड़ाइयाँ लड़नी होंगी और कुछ विरासतें हासिल करनी होंगी ताकि वे 5वें स्तर पर पहुंचने से पहले खुद को बेहतर बना सकें और विकसित हो सकें। नीले कवच वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यहाँ आते ही आपने 4थे स्तर पर लगातार 6 लड़ाइयाँ जीत लीं। मुझे विश्वास है कि 5वें स्तर पर पहुंचना आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। निंग भी इसे समझता था। यहाँ एस्ट्रल द्वीप समूह पर होने का एक विशेष रूप से मूल्यवान पहलू था। यहाँ कई अद्भुत प्रतिभाशाली साधक थे। बाकी अनंत प्रदेशों में निंग के लिए उपयुक्त शत्रुओं का सामना करना काफी कठिन होगा। एक पालौकिक विश्वदेवता का दूसरे पालौकिक विश्वदेवता से सामना होना एक अत्यंत दुर्लभ अनुभव था। लेकिन यहाँ एस्ट्रल द्वीप समूह पर बड़ी संख्या में दुर्जेय विश्व स्तरीय साधक एकत्रित किए गए थे। किसी व्यक्ति के लिए ऐसे विरोधियों को ढूंढना पूरी तरह से संभव और आसान था जो लगभग उसकी ताकत के बराबर हों या शायद उससे थोड़े ज्यादा ताकतवर या कमजोर हों। चूंकि द्वंद्व युद्ध में हारने पर मृत्यु भी हो सकती थी, इसलिए सभी को अपनी पूरी क्षमता से लड़ने के लिए प्रेरित किया गया। परिणामस्वरूप सभी जीवित साधक सामान्यतः और अधिक शक्तिशाली होते गए। केवल 5वें स्तर तक पहुंचने पर ही आपको सुरक्षा प्राप्त होगी। लेकिन कितने लोग उस स्तर तक पहुंच पाएंगे? कृपया बैठिए, सीनियर। निंग ने पास में रखी लकड़ी की मेज और सीटों की ओर इशारा किया। निंग ने उन्हें यहाँ रखा था
क्योंकि उसे अक्सर बैठकर वाइन का आनंद लेते हुए बाहर मंडराते हुए कई आकाशीय द्वीपों को निहारना अच्छा लगता था। डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो बैठ गया। कृपया। निंग दूसरी तरफ बैठ गया और थोड़ी शराब डालने में मदद की। मैं जानता हूँ कि आप बिजली गिराने में कुशल हैं, डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो ने कहा। जानते हो, सीनियर। निंग हैरान था। हालांकि उसने एस्ट्रल द्वीप समूह में कई बार युद्ध किया था, लेकिन उसने अपनी 2 सबसे हालिया लड़ाइयों में ही वज्र और बिजली का इस्तेमाल किया था। उसके पिछले प्रतिद्वंद्वी इतने कमजोर थे कि उसे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पास एस्ट्रल द्वीप समूह में तुम्हारे द्वारा लड़ी गई सभी लड़ाइयों का पूरा रिकॉर्ड है। डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो हंसा। तुम्हारी लड़ाइयों को देखकर और तुम्हारी विशेषज्ञताओं को जानकर ही 12 महल तुम्हारे बीच से किसी को चुनने और उसका मूल्यांकन करने की अच्छी स्थिति में होंगे। 12 महल। निंग उलझन में था। डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो मुस्कुराया। आपको सर्वशक्तिमान हेगेमॉन द्वारा इस स्थान पर अपहरण कर लाया गया था, लेकिन शायद अभी आप ज्यादा कुछ नहीं जानते। कमजोर साधकों के लिए यहाँ लाया जाना एक विपत्ति थी, लेकिन आप जैसे किसी के लिए यह एक वरदान है। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन। वह एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति हैं और उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जो वास्तव में अनंत प्रदेशों के शिखर पर विराजमान हैं। वह बहुत लंबे समय से जीवित हैं और हमारे ब्राइट शो साम्राज्य के संस्थापक थे। डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो ने पूछा, क्या आपने दाओ एलायंस के बारे में सुना है? मेरे पास है। निंग ने सिर हिलाया। दाओ गठबंधन अविश्वसनीय रूप से विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और लगभग सभी साधक दाओ गठबंधन के सदस्य हैं। दाओ गठबंधन की तुलना में हमारा ब्राइट शो साम्राज्य अधिक अलग और गुप्त है। डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो ने कहा, ब्राइट शो साम्राज्य लगभग कभी भी किसी युद्ध में शामिल नहीं होता है, इसलिए दाओ गठबंधन के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हैं। दाओ गठबंधन के साथ अच्छे संबंध? निंग ने राहत की सांस ली। वास्तवेन महल दाओ गठबंधन का हिस्सा था। अगर ब्राइट शो साम्राज्य के दाओ गठबंधन के साथ अच्छे संबंध होते तो निंग मुश्किल में पड़ जाती, लेकिन अगर उनके संबंध अच्छे होते तो ये सर्वशक्तिमान हेगेमॉन दाओ गठबंधन से जुड़े इतने सारे विश्व स्तरीय साधकों का अपहरण क्यों करता? ब्राइट शो साम्राज्य मुख्यतः 12 महलों में विभाजित है, डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो ने कहा। इसके अलावा सर्वशक्तिमान हेगेमॉन की ही जाति के व्यक्तियों का एक शाही कबीला भी है। हालांकि उनकी संख्या कम है, फिर भी वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। क्या वे सर्वशक्तिमान हेगेमॉन की ही जाति के हैं? निंग को अचानक उस विशालकाय डरावने राक्षस का ख्याल आया जिसने उसे इस स्थान पर अगवा कर लिया था। क्या आप उस विशालकाय जानवर की ही जाति के हैं? हाँ, शाही कुल के सदस्य संख्या में बहुत कम हैं, लेकिन उनमें से हर एक में अविश्वसनीय शक्ति और सामर्थ्य है। लेकिन निस्संदेह सर्वशक्तिमान हेगेमॉन उन सभी में सबसे शक्तिशाली है, डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो ने कहा। शाही कुल शायद ही कभी प्रकट होता है, जबकि ब्राइट शो के 12 महलों में ब्राइट शो साम्राज्य के लगभग सभी साधक, एओनियन, एबरेंट और अन्य शक्तिशाली विशेषज्ञ शामिल हैं। डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो ने आगे कहा, 12 महल बहुत शक्तिशाली हैं। ये महल कृपाण महल, तलवार महल, दीप्ति महल, मृत्यु महल, वज्र महल, ज्वाला महल, हृदय महल, काइंड वाटर महल, काष्ठरूप महल, स्काई मेटल महल, दीपक महल और स्पेस टाइम महल में विभाजित हैं। मेरा महल थंडर महल ब्राइट शो साम्राज्य के लगभग सभी बिजली के दाव विशेषज्ञों का निवास स्थान है। हमारे पास बिजली विशेषता विशेषज्ञों और अनेक दाव लॉर्ड्स की अनगिनत पीढ़ियों की संचित विरासतें हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ें तो आप निश्चित रूप से इस मार्ग पर बड़ी प्रगति कर पाएंगे। अब जाकर निंग को सही मायने में समझ आया। ब्राइट शो साम्राज्य के शिखर पर 12 महल थे। जहां तक सर्वशक्तिमान हेगेमॉन और शाही कुल का सवाल है, सर्वशक्तिमान हेगेमॉन बेशक काफी शक्तिशाली था, लेकिन उसके शाही कुल के लोग संख्या में बहुत कम थे। जहां तक 12 महलों की बात है, नए लोगों का एक निरंतर प्रवाह उनमें शामिल होता रहेगा। जरा एस्ट्रल द्वीप समूह में वर्तमान में मौजूद साधकों और पथपृष्ठों पर नजर डालिए। भविष्य में सबसे कुशल सदस्यों को 12 महलों में लाया जाएगा। एक बार जब आप पूरी विरासत हासिल कर लेंगे तो आप यहाँ से जाने के योग्य हो जाएंगे। अगर आप थंडर पैलेस में शामिल होना चाहते हैं तो बस मेरे इस संदेश ताबीज को तोड़ दें। डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो के बोलते ही उसने एक गहरे नीले रंग का ताबीज निकाला जो बिजली की चमक से भरा हुआ था। उसने ताबीज सीधे निंग को दे दिया। जैसे ही आप इसे तोड़ेंगे मुझे इसका एहसास होगा और मैं तुरंत आपको लेने आऊंगा। निंग ने पलकें झपकाईं। थंडर पैलेस, तलवार के दाव के रास्ते पर चलना तो तय था। बिजली पर उसकी महारत तलवार पर उसकी महारत से कहीं कमजोर थी। इस क्षेत्र में उसकी थोड़ी बहुत कुशलता का पूरा श्रेय दाओ लॉर्ड ऑलगॉट की 9 गुप्त कलाओं में से एक नोवेसेंस थंडर को जाता है। डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो ने आगे कहा, मुझे पता है कि तुम तलवारबाजी में भी निपुण हो और मुझे लगता है कि भविष्य में तुम्हें तलवार महल और वज्र महल में से किसी एक को चुनना होगा। 12 महलों में से कोई भी तुम पर कोई दबाव नहीं डालेगा। तुम अपनी इच्छानुसार कोई भी महल चुन सकते हो। ओह ठीक है। निंग की आंखें अचानक चमक उठीं। वरिष्ठ, आपने अभी कहा था कि आपको हर लड़ाई का नतीजा पता है। हाँ, इस तरह 12 महल हमारे नए सदस्यों को आसानी से चुन सकेंगे, डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो ने कहा। तो क्या तुम्हें किसी ऐसी महिला कैओस इमोर्टल के बारे में पता चला है जो अग्नि तत्व में निपुण है? उसके पास 51 बगबीस्ट हैं जो मास्टर क्लास विश्व देवताओं के बराबर हैं। साथ ही 18 शक्तिशाली गोलेम का एक पूरा सेट भी है जो मास्टर क्लास विश्व देवताओं के बराबर हैं। निंग ने जल्दी से आगे कहा, वह ऐसी दिखती है। वह मेरे पास यहाँ आई थी। निंग ने बोलते हुए अपनी उंगली हवा में लहराई और कहीं से सु यूजी की एक छवि प्रकट हो गई। मुझे नहीं पता कि वो कैसी दिखती है, लेकिन जहाँ तक आग में कुशल कैओस इमोर्टल महिला की बात है जिसके पास बगबीस्ट और 18 गोलेम हैं,
डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो हंसा। नए आगमन वालों में वाकई कोई तो है जो इन मानदंडों पर खरा उतरता है। निंग ने राहत की सांस ली। उसने उसे ढूंढ लिया। आखिरकार उसे सू यूजी मिल ही गई। पुस्तक 26 अध्याय 33 10वीं लड़ाई। महिला केओस इमॉर्टल्स तो दुर्लभ ही होती हैं और गोलेम और बगबीस्ट इस्तेमाल करने में माहिर महिलाएं तो और भी दुर्लभ हैं। जब आप उसे अग्नि के दाव में निपुण मानते हैं तो हाँ, केवल एक ही है जो इन सब में फिट बैठती है। डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो ने जीनिंग की ओर देखा। क्या वह आपकी दाव साथी है? वह मेरी दोस्त है, जीनिंग ने जवाब दिया। लगता है तुम्हारा दोस्त होना अच्छी बात है, डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो ने कहा। क्या तुम पूरी विरासत हासिल करने की योजना बना रहे हो, फिर जानबूझकर उसे उससे खो दोगे? हाँ, निंग ने सिर हिलाया। एक बार जब उसे पूरी विरासत मिल जाएगी तो वह यहाँ से जा सकेगी। डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो ने कहा। तो फिर एक बात है जो मुझे आपको पहले ही बता देनी चाहिए। हाँ, निंग ने डाओ लॉर्ड की तरफ देखा। क्या उसे पहले से कुछ जानना जरूरी था? क्या उसकी इस योजना में कुछ गड़बड़ थी? लेकिन अब तक जो कुछ उसने देखा था उसके आधार पर जानबूझकर हारना पूरी तरह से जायज था। एस्ट्रल द्वीप समूह में रहना एक अभिशाप भी है और वरदान भी। अगर आपकी दोस्त असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है तो बेहतर होगा कि आप उसे कुछ और समय के लिए यहाँ रहने दें। लेकिन अगर वह कमजोर है तो उसके लिए जल्दी ही यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो ने कहा। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, अगर वह एस्ट्रल द्वीप समूह में बच भी जाती है तो भी उसके लिए 12 महलों में शामिल होना काफी मुश्किल होगा। बहुत कठिन? निंग को आश्चर्य हुआ। हाँ, डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो ने सिर हिलाया। 12 महल पूरे ब्राइट शो साम्राज्य के 12 सबसे शक्तिशाली संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे डाओ लॉर्ड्स के साथ साथ वास्तव में प्रतिभाशाली विश्व स्तरीय साधकों की भर्ती करते हैं जो आगे के प्रशिक्षण के योग्य हैं। ब्राइट शो साम्राज्य के कई निवासियों के लिए वास्तव में 12 महलों में शामिल होना काफी कठिन है। डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो ने आगे कहा। उदाहरण के लिए कुछ लोग स्वेच्छा से राज्य के गुलाम बन गए। हालांकि उन्हें अब भी हमारा नागरिक माना जाता है, लेकिन वे समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं। जो लोग 1000 अराजकता चक्रों के लिए खदान में गए थे वे लौटने पर नागरिक बन जाएंगे। हाँ, लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है कि वे 12 महलों में शामिल होने के योग्य हैं? डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो हंसे। ब्राइट शो राज्य का नागरिक बनना और 12 महलों में शामिल होना दो अलग अलग बातें हैं। निंग को अब समझ आ गया। उदाहरण के लिए खुद को ही लीजिए। आप में 5वें स्तर तक पहुंचने की शक्ति है, इसीलिए मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो ने आगे कहा। कुछ कमजोर विश्व स्तरीय साधकों को शायद कभी निमंत्रण न मिले, भले ही वे एक पूरी विरासत समेटने में कामयाब हो जाएं। 12 महलों में प्रवेश के लिए एक ऊंची बाधा है और ब्राइट शो साम्राज्य के नागरिकों को भी प्रवेश पाने से पहले कई अलग अलग परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। लेकिन निश्चित रूप से आप जैसे लोगों को जिन्हें निमंत्रण मिले हैं उन्हें और किसी परीक्षण से गुजरने की जरूरत नहीं है। निंग ने सिर हिलाया। वह समझ गया। हालांकि वह अब भी जल्द से जल्द सू यूजी की मदद करना चाहता था। निंग अपनी खूबियों और कमियों को अच्छी तरह जानती थी। वह कुछ ही समय पहले विश्व स्तर पर पहुंची थी और दाव के बारे में उसकी समझ निंग जितनी गहरी भी नहीं थी। न ही वह कोई युद्ध प्रधान विश्वदेवी थी। वह अपने बगबीस्ट और गोलेम के साथ कुछ समय तो खरीद ही लेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आखिरकार उसका सामना एक बेहद प्रतिभाशाली विशेषज्ञ से होगा और हो सकता है कि वह अपनी जान भी गंवा दे। निंग ने कहा। वरिष्ठ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताएं कि वह किस आकाशीय द्वीप पर है। स्वर्णिम पुस्तक में प्रत्येक सूक्ष्म द्वीप का विस्तृत विवरण था, जिसमें प्रत्येक साधक और उनके खजाने के बारे में बुनियादी जानकारी भी शामिल थी। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक स्थान का भी उल्लेख था। सामान्यतः एस्ट्रल द्वीप समूह के साधक एक दूसरे के स्थानों के बारे में केवल वास्तविक युद्ध के माध्यम से ही जान पाते थे, लेकिन 12 महलों के थंडर महल के संसार डाओ लॉर्ड के लिए इससे कहीं अधिक जानना स्वाभाविक ही था। डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो ने कहा। वह जिस सूक्ष्म द्वीप पर है उसका पता 399-236 है। तो यह वाला वहाँ? निंग तुरंत उस द्वीप का पता लगाने में सक्षम हो गया। ये सूक्ष्म द्वीप अभी भी पहली परत पर था। मेरे युवा मित्र डार्कनॉर्थ, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। अगर तुम थंडर पैलेस में शामिल होना चाहते हो तो बस ताबीज तोड़ दो और मैं तुम्हारा स्वागत करने आऊंगा। डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो खड़ा हो गया। सब कुछ के लिए शुक्रिया, सीनियर। निंग उस आदमी के प्रति बहुत आभारी था। अगर उसकी मदद न होती तो उसे भी नहीं पता था कि सू यूजी का सूक्ष्म द्वीप ढूंढने में उसे कितना समय लगता। एक छोटी सी बात है, डाओ लॉर्ड फ्लेमफ्लो ने हंसते हुए कहा। फिर वह मुड़ा और चला गया और आसमान में गायब हो गया। निंग चुपचाप और सोच विचार कर डाओ लॉर्ड को जाते हुए देखता रहा। मुझे जल्द से जल्द 5वें स्तर तक पहुंचना होगा, फिर मैं तलवारबाजी की कोई आसान विरासत हासिल करूंगा और उसे यूजी से तुरंत हार जाऊंगा। निंग ने मन ही मन सोचा। 2 तलवारबाजी की विरासत और 1 फुटवर्क की विरासत। निंग को फुटवर्क की विरासत सबसे ज्यादा चाहिए थी। अफसोस, वह ऊंची रैंक वाली थी और उसे हासिल करना मुश्किल था। दरअसल ज्यादातर विरासत के खजाने 5वें स्तर के साधकों के पास थे। आने वाले दिनों में निंग ने अपने स्तर के अन्य साधकों को नए सिरे से चुनौतियां देनी शुरू कर दी। चौथा स्तर, 7वीं लड़ाई। निंग का सामना एक ऐसे विशेषज्ञ से हुआ जो स्पेस टाइम के दांव में निपुण था। यह निंग का सबसे कठिन और सबसे भीषण युद्ध था, क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी के भागने के कौशल अद्भुत थे, जिससे वह अपनी इच्छानुसार पीछे हट सकता था और आगे बढ़ सकता था। निंग जानता था कि वास्तविक शक्ति में उसके पास बढ़त है, लेकिन फिर भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था।
यहाँ तक कि जब उसने अपने दुश्मन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नोविसिस थंडर का इस्तेमाल किया तब भी उसकी गतिविधियां अप्रत्याशित रूप से तेज और गतिशील रहीं। अंततः निंग को अपने शरीर को 2 भागों में बांटना पड़ा और एक ही समय में 2 शरीरों का इस्तेमाल करके युद्ध करना पड़ा। हालांकि प्रत्येक शरीर उसके वास्तविक शरीर से कमजोर था, फिर भी वे ताकत में अपने प्रतिद्वंद्वी से व्यक्तिगत रूप से बेहतर थे। निंग बिल्कुल भी धीमा नहीं था। 2 शरीरों के एक साथ घेरने और हमला करने के साथ साथ नोविसिस थंडर की सहायता से निंग अपने प्रतिद्वंद्वी को हार मानने पर मजबूर कर सका। चौथा स्तर, 8वीं लड़ाई। ये युद्ध एक पथभ्रष्ट प्राणी के विरुद्ध था। विशिष्ट जीवन रूप सामान्य साधकों से भिन्न थे। सभी सामान्य साधक अपने अराजकता लोक के विश्वहृदय से उत्पन्न हुए थे। नुवा जैसे प्राकृतिक रूप से जन्मे ज्येष्ठ देवताओं के बारे में कहा जाता था कि वे आदि अराजकता से उत्पन्न हुए थे, लेकिन वास्तव में विश्वहृदय द्वारा उत्पन्न अराजकता लोक ने ही उन्हें जन्म दिया था। वे अपने अराजकता लोक के एक स्वर्गीय दाव पर प्रभुत्व के साथ जन्मे थे, लेकिन फिर भी वे अपने विश्वहृदय की रहस्यमय अद्भुत शक्तियों से ही उभरे थे। सच्चे देवता, स्वर्ग के देवता, नश्वर, ये सभी विश्वहृदय से उत्पन्न हुए थे। हालांकि विशिष्ट जीवन रूप वास्तव में अनंत आदिम अराजकता के भीतर अनोखी परिस्थितियों में पैदा हुए थे। उनमें और साधकों में गुणात्मक अंतर था और हालांकि उनमें से कुछ कमजोर थे, लेकिन कुछ अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थे। निंग से लड़ने वाला ये प्रतिद्वंदी एक वानर जैसा प्राणी था। युद्ध से ठीक पहले वह प्राणी अजीबोगरीब धातु की वस्तुओं का स्वादिष्ट भोजन चबा रहा था। उसका शरीर दाव हथियार जितना मजबूत और अविश्वसनीय ताकत वाला था, लेकिन वह बेहद बुद्धिमान भी था। दाव के बारे में उसकी समझ निंग से भी ज्यादा गहरी थी। हालांकि अंत में वह फिर भी हार गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि निंग उतना ही ताकतवर था जितना कि वह था, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज। सबसे खास बात ये थी कि निंग के पास 6 शाश्वत अस्त्र थे, जबकि वानर को अपनी 2 भुजाओं पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन वानर को मारना बेहद मुश्किल था, क्योंकि निंग उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसे बांधना भी काफी मुश्किल होता। निंग बस उसे हार मानने पर मजबूर कर सकता था। चौथा स्तर, 9वीं लड़ाई। यह एक सीधी और सरल लड़ाई थी। निंग ने आसानी से जीत हासिल कर ली। मैं लगातार 9 लड़ाइयां जीत चुका हूँ। एक और लड़ाई, बस एक और जीत और मैं 5वें स्तर पर पहुंच जाऊंगा। तब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। निंग काफी आश्वस्त महसूस कर रहा था। अब तक उसे ऐसे किसी दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ा था जिसके लिए उसे अपने एलिमेंटम वाटर फ्लेम लॉकी का इस्तेमाल करना पड़े। यह उसका आखिरी तुरुप का पत्ता था जिसका इस्तेमाल वह केवल तभी करेगा जब बहुत जरूरी हो। अगली चुनौती। निंग ने चौथे स्तर पर एक साधक को एक और चुनौती भेजी। उन्होंने अब तक कुल 9 जीतें हासिल की हैं। 5वें स्तर के भीतर 12 सूक्ष्म द्वीपों में से एक दुबला पतला सावला सा बच्चा, जिसकी 3 आंखें थीं और जिसने अजीब सी चांदी की टोपी पहनी हुई थी, अपने हाथों में पकड़ी सुनहरी किताब को गौर से देख रहा था। सुना है कि सर्वशक्तिमान हेगेमोन ने खुद इन नए लोगों को चुना है। ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ में जबरदस्त क्षमता है। लगातार 9 लड़ाइयां जीतने वाला ये बंदा जरूरी नहीं कि ताकतवर हो, लेकिन वह सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला जरूर है। स्वर्णिम पुस्तक में प्रत्येक सूक्ष्म द्वीप पर विश्व स्तरीय साधक के बारे में केवल कुछ बुनियादी जानकारी ही थी। इसमें जीत हार के योग जैसी कोई जानकारी शामिल नहीं थी। फिर भी ऐसी जानकारी का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं था। उदाहरण के लिए निंग, जब से वह चौथे स्तर पर पहुंचा था, उसने हर युद्ध में जीत हासिल की थी। उसने कई विरासती खजाने हासिल किए थे, जबकि जिन लोगों को उसने हराया था उनके अपने विरासती खजाने पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। विभिन्न विरासती खजानों की गतिविधियों को देखकर ही कोई आसानी से अनुमान लगा सकता था कि किसने कौन सी लड़ाई जीती थी। ये स्पष्ट था कि चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद निंग के कुल विरासती खजानों में 9 गुना वृद्धि हुई थी, जबकि चौथे स्तर के 9 साधक ऐसे थे जिन्होंने वही खजाने खो दिए थे। स्पष्ट रूप से उसने लगातार 9 युद्ध जीते थे। 21 नए खिलाड़ी चौथे स्तर तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर चुके हैं, लेकिन 8 को तीसरे स्तर पर धकेल दिया गया। उनमें से कुछ एक बार फिर चौथे स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे। केवल 5 ही हर लड़ाई में जीत पाए हैं। सबसे तेज दौड़ने वाले ने 9 लड़ाइयां जीती हैं, जबकि दूसरे सबसे तेज दौड़ने वाले ने 6। दुबला पतला सावला बच्चा पड़ता रहा। गति का कोई खास महत्व नहीं था। धीमे दौड़ने वाले शायद थोड़े ज्यादा सतर्क थे। मुझे एक योग्य प्रतिद्वंद्वी मिलना दुर्लभ है। एक बार जब वह अपनी 10वीं लड़ाई जीत लेगा और 5वीं श्रेणी में पहुंच जाएगा तो मैं उसे चुनौती दूंगा। बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। मैं उसे 1-2 बातें सिखाऊंगा और उसे बताऊंगा कि स्वर्ग के आगे भी एक स्वर्ग है। ओह, उसने 9 लड़ाइयां जीती हैं। चौथे स्तर का एक काले वस्त्रधारी विशेषज्ञ भी सुनहरी किताब पलट रहा था। हालांकि वह चौथे स्तर पर था, लेकिन बहुत समय हो गया था जब किसी ने उसे चुनौती दी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक बार 5वें स्तर तक पहुंच गया था और इस तरह उसे एस्ट्रल द्वीप समूह का संरक्षण प्राप्त था। 5वें स्तर तक पहुंचना उसकी शक्ति का प्रमाण था। उसके अधिकांश पूर्व प्रतिद्वंद्वी अब जानते थे कि वह कितना शक्तिशाली है और बिना किसी ठोस कारण के उसे चुनौती नहीं देते थे। जहां तक निंग सहित नए लोगों की बात है, उनमें से शायद ही कोई इतना जल्दबाजी में होगा कि किसी संरक्षित व्यक्ति को चुनौती दे। अरे, क्या वो 5वीं परत तक पहुंचने और सुरक्षा पाने वाला है? ये इतना आसान नहीं होगा। हर कोई सुरक्षा पाने का हकदार नहीं होता। तुम तो बस एक कदम दूर हो, लेकिन मैं तुम्हारी उम्मीदें तोड़ दूंगा। तुम बस एक कदम दूर हो, लेकिन मैं तुम्हें निराशा की गिरफ्त में मरने दूंगा। बस इसके बारे में सोचकर ही मैं रोमांचित हो उठता हूँ। किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को निराशा में मरते देखना कितना मनमोहक दृश्य है।
काले वस्त्र पहने विशेषज्ञ ने निंग को चुनौती देते हुए एक डरावनी हंसी हंसी। पुस्तक 26 अध्याय 34 काले वस्त्रधारी विशेषज्ञ। एस्ट्रल द्वीप समूह से हल्की हवा बह रही थी। जी निंग आज बहुत अच्छे मूड में थे। वो अपनी सुनहरी किताब पलट रहे थे कि अचानक उनका चेहरा बदल गया। कोई चुनौती? जब से वह चौथे स्तर पर पहुंचा था, ये पहली बार था जब उसी स्तर के किसी और ने उसे चुनौती दी थी। चौथा स्तर 5वें स्तर से बस एक कदम की दूरी पर था, इसलिए सभी लोग काफी सतर्क थे और उसी स्तर के किसी अनजान साधक के साथ यूं ही द्वंद्व युद्ध शुरू करने को तैयार नहीं थे। वे पहले ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करते और फिर तय करते कि नए साधक को चुनौती देनी है या नहीं। वह वास्तव में संरक्षित साधकों में से एक है। निंग ने भौहें चढ़ाईं। सभी एस्ट्रल द्वीपों में केवल लगभग 20 संरक्षित साधक हैं। वे सभी अथाह शक्तिशाली हैं। उसका मुझे चुनौती देना। रुको, मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा। निंग ने आंखें बंद कर लीं और शांति से इंतजार करने लगा। हर दिन एक व्यक्ति केवल एक ही चुनौती दे सकता था। इस दिन से पहले उसने चौथे स्तर के एक अन्य सदस्य, एक ऐसे साधक को चुनौती दे दी थी जो सुरक्षा में नहीं था। हालांकि वह व्यक्ति उसकी चुनौती स्वीकार नहीं करेगा। स्तर जितना ऊंचा होता था, साधक उस स्तर के लोगों से द्वंद्व युद्ध करने में उतने ही अधिक सतर्क होते थे। ये बात विशेष रूप से चौथे स्तर के किसानों के लिए सत्य थी, जिन्हें सुरक्षा नहीं मिली थी। वे 5वें स्तर के जितने करीब होते और सुरक्षा पाते, उतने ही ज्यादा सतर्क होते जाते। वे आमतौर पर पहले, दूसरे या तीसरे स्तर के कुछ साधकों को हरा देते, लेकिन उन्हें मारते नहीं। इसके बजाय चौथे स्तर का साधक इन कमजोर साधकों को जीवन भर की शपथ लेने पर मजबूर करता कि वे उसकी किसी भी चुनौती को स्वीकार करेंगे, और यह भी कि वह उनकी जान नहीं लेगा। इस प्रकार जब चौथे स्तर के साधक को अपने स्तर के किसी व्यक्ति से चुनौती मिलती है जिससे वह लड़ना नहीं चाहता, तो वह तुरंत दूसरे और तीसरे स्तर के साधकों को चुनौती दे सकता है, जिससे वह चुनौती से बच सकता है। इस तरह लड़ाइयों से बचना तो संभव था, लेकिन समय के साथ कभी कभी अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो जाती। उदाहरण के लिए, दूसरे और तीसरे स्तर के साधक पहले से ही द्वंद्व युद्ध में उलझे हुए हो सकते थे, जिससे वे चौथे स्तर के साधक की चुनौती स्वीकार नहीं कर पाते थे। इसे शपथ का उल्लंघन नहीं माना जाता था। इस प्रकार पिछले 2 हफ्तों में निंग सिर्फ एक बार ही किसी को सफलतापूर्वक चुनौती दे पाया था। उसकी बाकी सभी चुनौतियां अस्वीकार कर दी गई थीं। मुझे उम्मीद है कि यह मुकाबला सफल होगा। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, मैं किसी संरक्षित साधक से तब तक द्वंद्व युद्ध नहीं करूंगा जब तक मुझे भी सुरक्षा न मिल जाए। निंग ने सोचा, यदि वह सुरक्षित नहीं होता जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी सुरक्षित होता, तो किसी भी द्वंद्व युद्ध के प्रति उनका मानसिक दृष्टिकोण पूरी तरह से भिन्न होता। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। गड़गड़ाहट। सुनहरी किताब में अब कुछ नई जानकारी दिखाई दे रही थी। जिस साधक को निंग ने चुनौती दी थी, वह अभी अभी किसी और व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई में उतरा था। एक और लड़ाई से बचने वाला। सच कहूं तो निंग को इसी नतीजे की उम्मीद थी। आखिरकार पिछले आधे महीने में उसे सिर्फ एक बार ही कामयाबी मिली थी। चुनौती स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब समय आ गया है कि मैं देखूं कि ये संरक्षित व्यक्ति कितने मजबूत हैं। सुनहरी किताब के जरिए निंग को पता चला कि यह व्यक्ति एक पथभ्रष्ट व्यक्ति था, संरक्षण में था और उसके पास काफी विरासत के खजाने थे। इसके अलावा निंग को कुछ भी पता नहीं था। निंग ने सुनहरी किताब में हाथ डालकर चुनौती की लिपि को तोड़ दिया और चुनौती स्वीकार कर ली। फिर वह तुरंत कई दिव्य रूनों से भरे एक कमरे की ओर चल पड़ा। निंग कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया, जिससे वह संरचना सक्रिय हो गई और उसे दूर भेज दिया गया। गड़गड़ाहट। यह एक और समुद्री द्वीप था जो सुंदरता और लावण्य से भरपूर था। निंग द्वीप के भीतर एक छोटे से पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिया और उसे तुरंत दूर तक फैला नीला नीला समुद्र का पानी और समुद्र तट की चमकदार रेत दिखाई दी। गड़गड़ाहट। उसी पहाड़ पर निंग से कुछ 100 मीटर की दूरी पर अचानक एक और आकृति प्रकट हुई। यह आकृति पूरी तरह से काले वस्त्रों से ढकी हुई थी। निंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने भी निंग की ओर देखा। उसके गहरे वस्त्र के नीचे केवल एक जोड़ी लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। यहाँ एस्ट्रल द्वीप पर पहुंचते ही आप तुरंत चौथे स्तर पर पहुंच गए और फिर लगातार 9 लड़ाइयां जीतीं। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आवाज ठंडी और गहरी थी और उसकी आंखें किसी साधक की आंखों से बिल्कुल अलग थीं। वे लाल आंखें उन अजीब जानवरों और राक्षसों की आंखों से भी ज्यादा विचित्र और भयावह लग रही थीं, जिनका निंग ने अतीत में सामना किया था। यह कोई साधक नहीं था, यह एक पथभ्रष्ट व्यक्ति था, काफी प्रभावशाली। पर्याप्त समय मिले तो आप 5वीं परत तक जरूर पहुंच पाएंगे। दुर्भाग्य से आपको वह मौका नहीं मिलेगा। काले वस्त्र पहने विशेषज्ञ हंसा और उसकी हंसी बेहद कर्कश और कानों को चीर देने वाली थी। हा हा हा, तुम बस एक कदम दूर हो, लेकिन यहीं मर जाओगे। क्या तुम्हें निराशा नहीं हो रही? आहा हा। काले वस्त्रधारी विशेषज्ञ जोर से हंसा। उसके शरीर से आग की एक अराजक आभा निकलने लगी। यह आभा ही शायद कुछ कमजोर साधकों को पागलपन की कगार पर पहुंचा सकती थी। निंग ने बस भौहें चढ़ाईं। उन दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी यह आदमी निंग के भविष्य की संभावनाओं को बर्बाद करना चाहता था। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, निंग ने शांति से कहा। धमाका। काले वस्त्र पहने विशेषज्ञ के दाहिने हाथ में अचानक एक बड़ी काली तलवार प्रकट हुई। हालांकि इसे तलवार ही कहा जा सकता था, लेकिन इसमें कोई धार नहीं थी। इस विशाल तलवार से निकलने वाली आभा ने निंग को अविश्वसनीय वजन और घनत्व का आभास दिया। आहा, मैं ये दावे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारी जान लेने की शक्ति है।
तुम यहाँ एस्ट्रल द्वीप समूह में ज्यादा समय से नहीं रहे हो और तुम पर पर्याप्त प्रशिक्षण भी नहीं हुआ है। बाहरी दुनिया में एस्ट्रल द्वीप समूह जैसी कोई जगह नहीं है जहाँ इतने सारे विशिष्ट और प्रतिभाशाली लोग हों कि तुम खुद को परख सको। मुझे लगता है कि तुम मेरी पहली तलवार की चोट भी नहीं झेल पाओगे। काले वस्त्र पहने विशेषज्ञ ने एक अजीब सी हंसी हंसी। हम्फ, निंग की निगाहें तेज हो गईं और अचानक उसके माथे पर एक लाल सुनहरी बिजली की मुहर दिखाई दी। निंग को इस काले चोगे वाले विशेषज्ञ की बातें कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगी थीं। बकवास छोड़ो, वो तो पहले इस आदमी को अपनी नोविन्स थंडर का स्वाद चखाने वाला था। धमाका, बिजली की एक लाल सुनहरी किरण अविश्वसनीय गति से चमकी जिससे काले वस्त्रधारी विशेषज्ञ को बचने का जरा भी मौका नहीं मिला। बिजली का झटका सीधे उस पर लगा जिससे उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। फिर भी वह शांति से वहीं खड़ा रहा। कितनी तेज बिजली! बदकिस्मती से मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसके खिलाफ तुम इसका इस्तेमाल करो। काले वस्त्र पहने विशेषज्ञ ने नोविन्स थंडर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसे अपने शरीर के चारों ओर कड़कने और ऐंठते रहने दिया। बिजली की कुछ चमक पास के कुछ पत्थरों से टकराई जिससे वे तुरंत धूल में बदल गए। अब तुम मर सकते हो। काले वस्त्रधारी विशेषज्ञ ने अपनी तलवार से वार किया। निंग की हिम्मत ज्यादा ढीठ होने की नहीं हुई। वह जानता था कि उसने चौथे स्तर पर लगातार 9 लड़ाइयां जीती हैं। फिर भी उसने ये दावा करने की हिम्मत की कि उसकी तलवार का पहला वार निंग के लिए बहुत ज्यादा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि यह वार असाधारण होगा। धमाका, जैसे ही यह प्रहार हुआ, समुद्री द्वीप के ऊपर का आसमान धुंधलाने लगा। अनगिनत ज्वालाएं उनके ऊपर हवा में इकट्ठा होने लगीं और तलवार निंग पर ऐसे टूट पड़ी मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अपने साथ नीचे ला रही हो। तलवार निंग की ओर एक असीम अथाह चिंता की भावना के साथ गिर पड़ी। ऑल गॉड स्टांस। निंग की आंखों में एक ठंडी भयंकर रोशनी चमक उठी और उसने अपनी सबसे प्रभावशाली विस्फोटक तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। जैसे जैसे निंग की तलवार की समझ बढ़ती गई, उसकी ऑल गॉड स्टांस भी असाधारण होती गई। अब यह वायलेट ज्वेल के सार तत्व की शक्ति को सचमुच उजागर करने में सक्षम थी। बूम 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 बूम। निंग तुरंत प्रकट हुआ। 3 सिर, 6 भुजाएं। उसकी 6 तलवारें 6 रक्त रंजित वाइम में बदल गईं, जो उस विशाल विश्व तलवार की ओर गरजने लगीं जो उस पर टूट रही थी। धमाका, जब पहला रक्त रंग का विर्मा ग्रेट स्वॉर्ड से टकराया तो रक्त रंग का विर्मा रुक गया, लेकिन ग्रेट स्वॉर्ड पीछे की ओर उड़ गया। क्या? काले वस्त्र पहने विशेषज्ञ ने चौंक कर चिल्लाया। उसमें थोड़ी शक्ति जरूर है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतनी शेखी बघारी। निंग मन ही मन चौंक गया। नीले फूलों वाली धुंध ऊर्जा की बदौलत निंग पहले चरण के डाउनलॉर्ड जितना शक्तिशाली था और विश्व स्तरीय साधकों में से अधिकांश से कहीं ऊपर था। वह एक शाश्वत अस्त्र का भी प्रयोग कर रहा था और उसने अपनी सबसे शक्तिशाली तलवारबाजी का प्रयोग किया था। एक ऐसा प्रहार जो इतना शक्तिशाली था कि बहुत कम लोग उसका सामना कर पाते थे। और फिर भी उस काले वस्त्रधारी विशेषज्ञ की महान तलवार ने उसके वार को बीच में ही रोक दिया था। लेकिन जाहिर है वह निंग के पहले वार को ही रोक पाई थी। निंग के पास 6 शाश्वत हथियार थे जिनका वह इस्तेमाल कर रहा था। यद्यपि रक्त रंग के एक वाइम को नष्ट कर दिया गया था, परंतु अन्य 5 काले वस्त्रधारी विशेषज्ञ की ओर बढ़ते रहे। कैसे? काले वस्त्रधारी विशेषज्ञ एकदम स्तब्ध रह गया। उसके दूसरे हाथ में एक धधकता हुआ लाल रंग का युद्ध तलवार दिखाई दिया और एक कृपाण भी, जो अविश्वसनीय गंभीरता का वैसा ही आभास दे रहा था। उसने अपनी कृपाण और तलवार को अपने सामने जोड़ लिया और निंग के हमलों को रोकने के लिए उनका इस्तेमाल किया। बूम बूम बूम। 5 रक्तपिंड इतनी शक्ति के साथ नीचे गिरे कि आकाश हिल गया। धमाका, जिस पूरे पहाड़ पर वे थे वह ढह गया और द्वीप भी 2 टुकड़ों में बंट गया क्योंकि हमले के नीचे की जमीन पूरी तरह से धंस गई थी। जहां तक काले वस्त्र पहने विशेषज्ञ की बात है, निंग ने उसे पहले ही समुद्र की तलहटी में पटक दिया था। झट! कुछ ही पल बाद काले वस्त्र पहने विशेषज्ञ समुद्र के पानी से बाहर निकला। वह हवा में मंडराता रहा और दूर एक धूसर चट्टान के ऊपर खड़ी जी निंग को घूरता रहा। तुमने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन तुम्हारे पास इसके समर्थन में ज्यादा कुछ नहीं है। निंग हंस पड़ा। तुम? काले वस्त्रधारी विशेषज्ञ क्रोधित हो गया। उसकी पहले की शेखीबाजी के पीछे एक वजह थी। वह एक बेहद शक्तिशाली एबेरेंट था और विश्व स्तर पर होने के बावजूद वह पहले चरण के डॉलॉर्ड के बराबर शक्ति का प्रयोग करने में पूरी तरह सक्षम था। चूंकि उसके 2 शाश्वत हथियार भी उसके लिए और उस प्रकार की शक्ति के प्रयोग के लिए काफी उपयुक्त थे जिसमें वह माहिर था, इसलिए चौथे स्तर के ज्यादातर दुश्मन कभी भी उसके वार का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। इसीलिए उसे अपनी क्षमताओं पर इतना भरोसा था। उसे यह एहसास ही नहीं था कि पिछले कई सालों से निंग जिस तरह से लड़ रहा था वह अपने दुश्मनों को जबरदस्त ताकत से कुचलने का तरीका था। तुम्हारी तलवारें बहुत शक्तिशाली हैं और तुम भी मेरे जैसे ही बलवान हो। काले वस्त्रधारी विशेषज्ञ की आवाज बदलने लगी, धीमी और कर्कश हो गई। उसकी लाल आंखें पहले से भी ज्यादा पागलपन से भर गईं। अब तुम मेरा असली रूप देखने के योग्य हो। धमाका, काले वस्त्र पहने विशेषज्ञ के आसपास का क्षेत्र अचानक गहरे लाल रंग की लपटों की अंतहीन लपटों से भर गया। वह इस ज्वाला लोक के देवता जैसा था और उसका काला वस्त्र अचानक गायब हो गया और उसके नीचे का रूप प्रकट हो गया। पुस्तक 26, अध्याय 35, एक दुखद विजय। यह एक मानव जैसा प्राणी था जिसकी त्वचा पूरी तरह से काली थी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं और जिस तरह से वह जी निंग को घूर रहा था उससे निंग असहज महसूस कर रही थी। इस गहरे काले मानव जैसे प्राणी की त्वचा अचानक फटने और फटने लगी, जिससे त्वचा के नीचे एक गहरे लाल रंग का पदार्थ दिखाई देने लगा। पॉप!
हर बार उस लाल रंग के पदार्थ का एक टुकड़ा अचानक उसकी त्वचा के नीचे से निकल आता, प्रकाश की गति से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता और अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़कर विकृत कर देता। वह जीव बस वहीं खड़ा रहा, अपनी त्वचा को फटने और फटने दे रहा था। बीच बीच में उस लाल पदार्थ का और हिस्सा बाहर निकलता। जब भी वह समुद्र के पानी को छूता, पानी फुफकारने लगता और उबलने लगता। जब भी वह द्वीप के अवशेषों को छूता, द्वीप कांप उठता और भी टूट जाता। तुमने मुझे अपना असली रूप दिखाने पर मजबूर कर दिया है, जिसका मतलब है कि तुम्हें मरना ही होगा। तुम 5वीं परत तक पहुंचने के योग्य तो हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम मुझसे टकरा गए। वह कपाल सा प्राणी कर्कश स्वर में बोला और उसके हर शब्द के साथ उसके मुंह से उस लाल पदार्थ के कुछ कण निकल रहे थे। क्या तुम बदसूरत नहीं हो? निंग ने धीरे से कहा। आप। वह काला प्राणी शर्मिंदा भी था और क्रोधित भी। आखिरकार साधक ही अनंत प्रदेशों के असली स्वामी थे। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। हालांकि वह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पथभ्रष्ट प्राणी था, फिर भी जब वह आदिम अराजकता से पैदा हुआ तो उसने खुद को अपनी जाति का एकमात्र सदस्य पाया। इसलिए उसने अपना रूप बदल लिया और हमेशा एक काला वस्त्र धारण किया और साधकों की दुनिया में ही अपना जीवन बिताया। परिणामस्वरूप उसे स्वयं भी लगा कि उसका असली रूप बहुत कुरूप है। हालांकि केवल अपना असली रूप प्रकट करके ही वह अपनी पूरी शक्ति प्रकट कर सकता था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। जब सामान्य साधक उसका अपमान करते तो वह इतना क्रोधित नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अभी बोल रहा था वह एक शक्तिशाली साधक था जो उसकी सामान्य शक्ति के स्तर पर था। तुम बस अपना मुंह फड़फड़ा सकते हो। अगले जन्म में इसे याद रखना, जिसने तुम्हें मारा है वह सबाफे है। उस काले प्राणी ने धीमी गर्जना की और अपने हाथों से भारी युद्ध तलवार और तलवार को पकड़ लिया। कितना भद्दा नाम है। निंग जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहा था। वह समझ सकता था कि इस एबेरेंट का दाव हृदय काफी कमजोर था। मर जाओ। कृपाण और तलवार की रोशनी की 2 गूंजती हुई धारियां निकलीं, जो अविश्वसनीय वैभव और शक्ति की आभा लिए हुए थीं। हम्फ। निंग ने एक बार फिर 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की, अपने 6 शाश्वत हथियारों का उपयोग करके वापस लड़ाई की। अरे यह क्या है? जब निंग बिजली की एक किरण में तब्दील होकर आगे बढ़ा तो उसने तुरंत महसूस किया कि स्पेस टाइम उसके चारों ओर घूम रहा है। इसका असर उसकी अपनी चपलता और चाल पर भी पड़ा। जाहिर है ये सबाफे एक डोमेन प्रकार के पैंतरेबाजी में स्पेस टाइम को अपने चारों ओर घुमाने में सक्षम था। निंग ने गुस्से से एक खर्राटा भरा। जैसे ही उसके माथे से लाल सुनहरी बिजली की एक लकीर फिर से फूट पड़ी। बिजली जब गिर रही थी तब उसका आकार एक बाढ़ के ड्रैगन जैसा था, लेकिन जैसे ही वह उस काले मानव के करीब पहुंची, उसकी फटी हुई त्वचा से निकलने वाले लाल पदार्थ से प्रभावित हुई। लाल सुनहरी बिजली तुरंत कांपने लगी। अभी तक हमारी भिड़ंत भी नहीं हुई है, लेकिन उसके शरीर से निकल रहा वह लाल पदार्थ और उसके आसपास का ये क्षेत्र मेरी क्षमताओं पर असर डाल रहा है। तो क्या यही है उसके असली रूप की शक्ति? निंग मन ही मन घबरा गया। धमाका धमाका, अचानक काली रोशनी की एक किरण निकली। यह वही सनकी साबफी था। बिजली की एक चमक भी चमकी। ये 3 सिर वाली, 6 भुजाओं वाली, सफेद वस्त्र पहने जी निंग थी। निंग के माथे से लगातार लाल सुनहरी बिजली चमक रही थी। धमाका 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 धमाका। दोनों के बीच हवा में कई बार टकराव हुआ, जिससे उनके आसपास की हवा कांपने लगी। उनके नीचे स्थित द्वीप के टुकड़े समुद्र में और गहराई में डूब गए तथा जबरदस्त ज्वार भाटा उठने लगा। उन दोनों ने विनाश के एक जंगली तांडव में लड़ाई लड़ी और जी निंग इस लड़ाई में स्पष्ट रूप से नुकसान में थी। लानत है। निंग को बार बार पीछे की ओर चकमा देने और फिर आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां तक काले शैतान सबाफे की बात है, उसने पूरी तरह से प्रभावशाली तरीके से लड़ाई लड़ी। हालांकि उसके पास सिर्फ एक ही तलवार और एक ही वारब्लेड था, फिर भी उसकी ताकत और क्रूरता इतनी थी कि उसके दोनों हथियार जी निंग को पूरी तरह से परास्त कर सके। वास्तव में इस प्राणी के चारों ओर का अद्वितीय स्पेस टाइम डोमेन उसे गति में भी निंग से बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त था, तो उसका असली रूप उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाता है। निंग महसूस कर सकता था कि यह लड़ाई कितनी मुश्किल होती जा रही थी। दुश्मन की तलवार और कृपाण के हर वार की ताकत निंग की ताकत से कहीं ज्यादा थी। हालांकि निंग के पास 6 हथियार थे और दुश्मन के पास 2, फिर भी वह इस लड़ाई में काफी कमजोर स्थिति में था। सच तो ये है कि यह एबेरेंट शारीरिक रूप से पहले चरण के दाव लॉर्ड जितना ही शक्तिशाली था। वह जी निंग के बराबर था और दाव के बारे में उसकी समझ निंग से भी ज्यादा गहरी थी। यही वजह थी कि उसके हर वार की ताकत निंग से भी ज्यादा थी। और उनके पहले वाले टकराव का क्या? अपना असली रूप दिखाने और अपनी पूरी शक्ति दिखाने से पहले वह बिल्कुल काले वस्त्र पहने एक साधारण साधक जैसा लग रहा था। उस अवस्था में वह अपनी अधिकतम शक्ति का लगभग 10 या 20% ही इस्तेमाल कर पाया था, इसलिए उसकी पूरी ताकत का वार निंग के तलवार के वार के बराबर ही था। अब हालात बिल्कुल अलग थे। तुम जरूर मरोगे, तुम जरूर मरोगे। सबाफे की कर्कश पागल आवाज गूंजी। उसे गति और शक्ति दोनों में बढ़त हासिल थी। एस्ट्रल द्वीप समूह पहुंचने के बाद ये पहली बार था जब निंग इतनी भयावह स्थिति में था। उस पर पूरी तरह से हावी रहा था। यह वही था जो उसके जितना ही तेज और ताकतवर था, लेकिन दाव के बारे में उसकी अंतर्दृष्टि उससे भी कहीं ज्यादा थी। सबाफे यहाँ एस्ट्रल द्वीप समूह में बहुत लंबे समय से प्रशिक्षण ले रहा था और उसके पास एक अजीबोगरीब शक्ति थी जो निंग के नोवेसेंस थंडर से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। निंग को कुचला जा रहा था। जैसा कि कहावत है, अगर आप हमेशा रक्षात्मक रुख अपनाते रहेंगे तो देर सवेर आप हार जाएंगे। निंग अब इस तरह से चीजें जारी रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
बाहर आओ। निंग भी गुस्से में था। ये सबाफे असल में उसे मार डालना चाहता था और उसका रास्ता तोड़ना चाहता था। वाह! निंग के बगल में अचानक एक काली लाल लौकी प्रकट हुई। यह एलिमेंटम वाटरफ्लेम लौकी थी। लौकी निंग के पीछे मंडरा रही थी और फिर अचानक ड्रैगन के आकार की 2 बिजली की धारियां उगल दीं। बिजली की एक धार वाटर स्मोक लाइटनिंग थी और यह एक विशाल तूफानी बादल से गिरते काले पानी की बाढ़ जैसी लग रही थी। इस बिजली की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि यह अकेले ही निंग की नोवेसेंस थंडर से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। दूसरी बिजली की धार ज्वाला के बादल जैसी दिख रही थी और पहली बिजली की धार जितनी ही तेज थी। बिजली की 2 धारियां, पहली जल धुएं जैसी बिजली थी, दूसरी अग्नि मेघ जैसी बिजली। आग और पानी स्वभाव से ही असंगत थे। वे विरोधी शक्तियां थीं, लेकिन दाव बिजली की ये 2 धारियां एक साथ एक दूसरे के चारों ओर लिपट गईं और गरजते हुए सेबल सन की सबाफे की ओर बढ़ीं। यह क्या है? सेबल प्राणी चौंक गया। धमाका धमाका। दाव बिजली की 2 धारियों ने जरा भी दया नहीं दिखाई। उन्होंने एक साथ उस काले प्राणी पर प्रहार किया, फिर एक दूसरे से भी टकराने लगीं। जैसे ही अग्नि और जल की बिजली की 2 धारियों ने आपस में टकराकर एक बेहद विनाशकारी विस्फोटक शक्ति का विस्फोट किया, जिससे खुद निंग भी दंग रह गया। ऐसे हमले से सबसे श्रेष्ठ विश्व देवता भी तुरंत मारे जाएंगे। जहां तक पालौकिक विश्व देवताओं की बात है, तो वे कम से कम बुरी तरह घायल होंगे। लगातार कुछ प्रहारों से उनका नाश निश्चित हो जाएगा। केवल प्रथम चरण के डाउनलॉर्ड्स ही इस प्रकार के प्रहार को सहन कर सकेंगे, लेकिन यहाँ तक कि वे भी भारी प्रतिबंधों और बंधनों में बंधे होंगे। धमाका धमाका। दाव बिजली की 2 धारियां सेबल प्राणी के शरीर के चारों ओर तेजी से घूमीं और हर बार टकराने पर उनमें से जबरदस्त मात्रा में शक्ति निकली, जिससे सबाफे की गति और ताकत दोनों में नाटकीय रूप से गिरावट आई। ये दाव बिजली है, सबाफे ने चौंक कर कहा। हाँ, ये है। निंग एक बार फिर आगे बढ़ा। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास दाव बिजली है? यह ज्यादा से ज्यादा मुझे धीमा कर सकती है, यह मुझे मार नहीं सकती। सबाफे पहले जैसा ही क्रूर और बर्बर बना रहा। उसका असली शरीर वास्तव में प्रथम चरण के दाव लॉर्ड के समान था, जिससे वह इन दोनों प्रकार की दाव बिजली के प्रहारों को सहन कर सकता था। हालांकि वह अभी भी इनसे बहुत प्रभावित था। अब वह निंग से थोड़ा धीमा था। धमाका धमाका धमाका। उसके युद्ध तलवार और उसकी महान तलवार में अब भी लगभग आधी शक्ति बची हुई थी। वह अब भी निंग को कुचलने में सक्षम था। फिर भी निंग के लिए अब चीजें बहुत आसान हो गई थीं। अब चूंकि उसे गति में बढ़त मिल गई थी, वह अपनी सुविधानुसार आगे बढ़ और पीछे हट सकता था। इसके अलावा उसके दुश्मन की ताकत में बढ़त अब पहले से बहुत कम हो गई थी। मारना मारना। दोनों के बीच भयंकर युद्ध जारी रहा। मैं एक पथभ्रष्ट हूँ। ये साधक अपनी दिव्य शक्ति का अविश्वसनीय गति से उपयोग कर रहा होगा। वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, जबकि मैं काफी देर तक लड़ता रहूंगा। सबाफे आत्मविश्वास से भर गया। उसे पूरा यकीन था कि वह लंबे समय तक लड़ता रहेगा। मेरी नीलापुष्प धुंध ऊर्जा की हर एक बूंद मेरी समस्त दिव्य शक्ति, हृदय शक्ति और अमर ऊर्जा के आसवन का प्रतिनिधित्व करती है। मैं इस लड़ाई के लिए किसी विशेष रूप से शक्तिशाली दिव्य क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं युगों तक लड़ पाऊंगा। यह विपथगामी किसी प्रकार की गुप्त कला का उपयोग कर रहा होगा, जिससे वह अत्यधिक मात्रा में शक्ति उत्सर्जित कर सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह इसे ज्यादा समय तक बनाए नहीं रख पाएगा। निंग भी आत्मविश्वास से भर गया। निंग केवल 3 सिर 6 भुजाएं का प्रयोग कर रहा था। इस दिव्य क्षमता ने बहुत कम दिव्य शक्ति का उपयोग किया। निंग इस युद्ध में मुख्यतः अपनी नीलापुष्प धुंध ऊर्जा पर निर्भर था और वह इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो रही थी। ये लड़ाई पूरे 2 घंटे से भी अधिक समय तक चली। पहले तो दोनों बहुत आश्वस्त थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सबाफे और निंग दोनों ही आश्चर्यचकित होते गए। अब तक निंग के पास अपनी नीली फूलों वाली धुंध ऊर्जा की केवल 16 बूंदें ही बची थीं। मैं हार मानता हूँ। आखिरकार सबाफे ने नाराजगी से गुर्राहट भरी। तुमने इतनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। तुम जरूर अविश्वसनीय गति से दैवीय शक्ति का इस्तेमाल कर रहे होगे। तुम इतने लंबे समय तक लड़ते कैसे रह सकते हो? कैसे? यदि निंग स्टार सीजिंग हैंड जैसी क्षमताओं का उपयोग कर रहा होता, तो वह वास्तव में आश्चर्यजनक दर पर दिव्य शक्ति का उपयोग कर रहा होता। निंग ने राहत की सांस ली। वह जीत गया था। अंततः वह जीत गया था। वह महसूस कर सकता था कि उसके पास मौजूद सुनहरी किताब में बदलाव आना शुरू हो गया है। अब वह एस्ट्रल द्वीप समूह के संरक्षण में था, जिसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने चौथे द्वीप पर लगातार 10 लड़ाइयां जीती थीं। अपनी विरासत के खजाने सौंप दो। निंग उसे घूर रहा था। अगर यह व्यक्ति भी सुरक्षा में न होता, तो निंग उस पर जरा भी दया नहीं दिखाता और उसे मार डालता। यह व्यक्ति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। खुश मत हो। आखिरकार मैं 5वीं परत पर बाकियों से हार गया। सबाफे ने कर्कश स्वर में गुर्राहट की। 5वीं परत पर कई लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। तुम वाकई काफी ताकतवर हो, लेकिन तलवार के बारे में तुम्हारी समझ बिल्कुल साधारण है। आहा, तुम तो मुझ जैसे पथभ्रष्ट से भी कमतर हो। बोलते हुए उसने हाथ हिलाया और ढेर सारा विरासती खजाना बाहर फेंक दिया। हारने पर उसे अपना सब कुछ सौंपना पड़ा, जब तक कि निंग स्वेच्छा से कम न ले ले। उसने एस्ट्रल द्वीप समूह के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। बाहर निकलो। सबाफे ने अपना सिर उठाया और गुस्से से चिल्लाया। फुफ। अंतरिक्ष समय उसके चारों ओर घूम गया, जिससे उसका श्यामल रूप हवा में गायब हो गया। निंग ने हाथ हिलाकर विरासत के ढेरों खजाने बटोरे। उसकी सुनहरी किताब ने तुरंत उसे चेतावनी दी कि उसने पूरी विरासत हासिल कर ली है और अब उसे जब चाहे एस्ट्रल द्वीप छोड़ने की इजाजत है। पूरा सेट। निंग को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। वह जानता था कि सबाफे के पास विरासत के कई अनमोल खजाने हैं,
जिनमें एक पूरा सेट भी शामिल है। स्वूश, निंग ने फिर से अपना हाथ लहराया, जिससे एलिमेंटम वाटर फ्लेम लॉकी भी उसकी ओर उड़ाए। निंग ने लॉकी को दूर रख दिया। अगर ये लॉकी न होती तो शायद वह ये लड़ाई हार जाता। भले ही वह खुद को जिंदा रख पाता, हारने पर वह एक बार फिर तीसरे स्तर पर पहुंच जाता, जहां उसे एक और पदोन्नति के लिए धीरे धीरे पर्याप्त जीत हासिल करनी पड़ती। सबाफले, वह तो बस एक ऐसा व्यक्ति था जो 5वें स्तर पर स्थायी रूप से रहने लायक भी नहीं था। उसे चौथे स्तर पर गिरा दिया गया था, और फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मेरी तलवारबाजी वाकई एक कमजोरी है। इससे पहले निंग को पूरी तरह से अंदाजा नहीं था कि यह उसकी कितनी बड़ी कमजोरी है। हालांकि जितना ज्यादा वह दूसरे अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली लोगों से लड़ता गया, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसकी तलवारबाजी में कितनी कमी है। आखिरकार उसने विश्व स्तरीय साधक के रूप में पर्याप्त समय ही नहीं बिताया था, तो क्या 5वें स्तर के कई साधक उससे अधिक शक्तिशाली हैं? निंग की आंखों में युद्ध वासना की झलक दिखाई दी। अच्छा, वे जितने मजबूत होंगे उतना ही अच्छा होगा। निंग ने अपना सिर उठाया और पुकारा, बाहर निकलो। फुश, स्पेस टाइम ने निंग के चारों ओर चक्कर लगाया, जिसके कारण उसे दूर भेज दिया गया और वह अपने स्वयं के सूक्ष्म द्वीप पर वापस आ गया। पुस्तक 26, अध्याय 36, अंधेरे रसातल में पहरेदार। सूक्ष्म द्वीपों की 6 परतें एक दूसरे के चारों ओर बहुत व्यवस्थित ढंग से लगातार चक्कर लगाती रहती थीं। सबसे ऊपरी स्तर, 6ठे स्तर पर केवल एक ही सूक्ष्म द्वीप था। 5वें स्तर पर कुल 12 सूक्ष्म द्वीप थे जो धीरे धीरे एक दूसरे की परिक्रमा करते थे। गड़गड़ाहट, चौथे स्तर से संबंधित 100 से अधिक द्वीपों में से एक धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ने लगा। क्या ये है कि किसी ने 5वीं परत तक पहुंच बना ली? एस्ट्रल द्वीप समूह के निचले स्तरों पर मौजूद अनेक साधक ऊंचे द्वीपों को देखने के लिए अपने सिर ऊपर उठा रहे थे। उनमें से लाखों लोग इस विशेष द्वीप को चौथे स्तर से 5वें स्तर पर चढ़ते हुए देख रहे थे। कई साधकों के हृदय में जटिल भावनाएं उठ रही थीं। वे 5वीं परत तक पहुंचने का सपना देख रहे थे। इस तरह उन्हें भी एस्ट्रल द्वीपों का संरक्षण प्राप्त हो सकेगा। अफसोस, ये बहुत ही कठिन कार्य था। भाग्य में परिवर्तन, यही बात अनगिनत किसान मन ही मन बुदाबुदा रहे थे। वह काफी तेज था। उसे इस बैच में हम सबके साथ यहाँ लाया गया था, लेकिन वह मुझसे पहले 5वें स्तर पर पहुंच गया। चांदी जैसे अर्ध पारदर्शी धुंध में लिपटी एक ज़ेड बालों वाली महिला चौथे स्तर पर अपने द्वीप के भीतर से धीरे से अपने आप से बुदाबुदा रही थी, और वह भी एक साधक। मैं कभी भी किसी ऐसे विश्व स्तरीय साधक से नहीं मिला जो मेरे बराबर का हो, लेकिन जैसे ही मैं ब्राइट शो साम्राज्य पहुंचा, मेरी मुलाकात एक से हुई। कितना दिलचस्प है। और तो और ब्राइट शो साम्राज्य साधकों और पथभ्रष्टों के साथ समान व्यवहार करता है, किसी को भी कोई विशेष वरीयता या लाभ नहीं देता। मुझे ये जगह पसंद है। ज़ेड बालों वाली महिला के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे ही प्राकृतिक धुंध उसके चारों ओर घूमने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये छोटे मोटे किसान किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म देंगे जो मेरे बराबर का हो। दरअसल वह मुझसे पहले 5वीं कक्षा तक पहुंच गया था। एक शैतानी रूप से सुंदर चांदी के बालों वाला युवक धीरे से अपने आप से बुदाबुदा रहा था। वह एओनियन वंश का एक सदस्य था जिसने बहुत पहले ही संसार डाउनलॉर्ड बनने का रास्ता खोज लिया था। हालांकि वह ऐसा करने से पहले और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। इस तरह उसे अपने एओनियन वंशों के जागरण से और भी अधिक लाभ होगा। फिर भी उसे यह मानना पड़ा कि ब्राइट शो साम्राज्य में सचमुच कई असाधारण प्रतिभाशाली लोग थे। अकेले चौथे स्तर पर ही कई ऐसे लोग थे जिन पर विजय पाना उसके लिए काफी मुश्किल था। इस वजह से वह काफी सतर्क हो गया था। जो भी व्यक्ति इतनी तेजी से 5वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम था, वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति था। हालांकि साधक व्यक्तिगत रूप से कमजोर होते हैं, फिर भी उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हम एओनियों की तुलना में उनकी संख्या कहीं ज्यादा है। अंततः बड़ी संख्या के नियम का अर्थ है कि वे कई विचित्र रूप से शक्तिशाली आकृतियों को जन्म देंगे। चांदी के बालों वाला युवक मन ही मन सोच रहा था, एक बार जब मैं 5वीं परत में पहुंच जाऊंगा तो मुझे निश्चित रूप से खुद उसका परीक्षण करना होगा। निंग का 5वें स्तर पर आरोहण वास्तव में कई अन्य असाधारण रूप से प्रतिभाशाली विश्व स्तरीय साधकों की रुचि जगा गया। 5वें स्तर तक पहुंचने की क्षमता उसकी शक्ति का प्रमाण थी। 5वें स्तर पर एक और व्यक्ति हमारे साथ शामिल हो गया है। दिलचस्प है। कुछ दिनों बाद मुझे उसे एक चुनौती देनी होगी और देखना होगा कि वह कैसा करता है। मैं शर्त लगाता हूँ कि किलोस्टार फिर से पहला चैलेंजर होगा। छोड़ो भी, बस उसे ही रहने दो। चौथा स्तर और 5वां स्तर पूरी तरह से अलग थे। चौथे स्तर के साधक किसी भी सुरक्षा घेरे में नहीं थे। परिणामस्वरूप वे शायद ही कभी चुनौतियां स्वीकार करते या देते। वे सभी काफी सतर्क थे। हालांकि 5वें स्तर के ये 12 अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से बलवान और प्रतिभाशाली थे। यही कारण था कि वे 5वें स्तर पर अपनी स्थिति स्थिर बनाए रखने में सक्षम थे। यदि वे कभी कभी अगले स्तर पर गिर भी जाते तो वे तुरंत फिर से उठ खड़े होते। वे सभी युद्ध में आनंद लेते थे। वास्तव में वे अभी भी यहाँ इसलिए थे क्योंकि वे लड़ते रहना चाहते थे। और विरासतों की बात करें तो लालच करने का कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस उन चीजों को स्थानीय स्तर पर ढूंढना था जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत थी। यहाँ होने का सबसे अच्छा पहलू ये था कि उन्हें इन सभी विश्व स्तरीय साधकों से लड़ने का मौका मिला। युद्ध के दौरान उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुआ वह उनके लिए काफी उपयोगी था। 5वें स्तर के भीतर एक सूक्ष्म द्वीप, चांदी का लबादा पहने एक दुबला पतला सांवला बच्चा अपनी सुनहरी किताब पलटते हुए जोर जोर से हंस रहा था। आहा, उसने मुझे निराश नहीं किया। उसने तो सबाफाले नाम के उस पथभ्रष्ट को हरा दिया। हालांकि सबाफाले थोड़ा बेवकूफ है, लेकिन उसे हराना कोई आसान काम नहीं है।
दिलचस्प दिलचस्प। फिर भी सिर्फ सबाफाए को हराने का कोई खास मतलब नहीं है। सबाफाए बाकी 5वीं श्रेणी के लोगों के बीच स्थिर खड़े रहने में बिल्कुल असमर्थ है। बच्चे, मैं तुम्हें इस मुहावरे का असली मतलब सिखाने जा रहा हूँ। ताकतवर से भी ज्यादा ताकतवर कोई न कोई जरूर होता है। दुबला पतला सावला बच्चा हंसा। चुनौती जारी। उन्होंने स्वर्ण पुस्तक के माध्यम से निंग को सीधी चुनौती दी। हे। 5वीं परत के बाकी 11 साथी मुझे कुछ मुंह दिखाएंगे। हमेशा की तरह मैं नए आने वाले को सबसे पहले चुनौती दूंगा। सांवले बच्चे की आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। वे सभी काफी समय से साथ रह रहे थे। उन्होंने बहुत पहले ही कुछ आदतें बना ली थीं। हर बार जब कोई नया व्यक्ति पहली बार 5वें स्तर पर पहुंचता तो किलोस्टार ही उसे सबसे पहले चुनौती देता। किलोस्टार जरूरी नहीं कि 12 में सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन उसकी कमजोरियां सबसे कम थीं। वह सामने आने वाले किसी भी दुश्मन से निपटने में सक्षम था। अगर उसे 6ठे स्तर के उस भयानक व्यक्ति से भी लड़ना पड़े तो भी वह कम से कम खुद को सुरक्षित रख पाएगा। दूसरे शब्दों में, वह किसी भी विश्व स्तरीय साधक से निपटने में सक्षम था, चाहे वह कितना भी विलक्षण प्रतिभाशाली क्यों न हो। सैकड़ों हजारों सूक्ष्म द्वीपों के ठीक नीचे स्थित अंधकार में गर्त रसातल के बिल्कुल नीचे फुफकार, चटचटाहट, यहाँ 9 अजीब लपटें टिमटिमा रही थीं। आग की लपटों के ऊपर 1000 मीटर से भी ज्यादा लंबा भाला क्षैतिज रूप से रखा हुआ था। भाले पर कम से कम 300 मीटर लंबा मांस का एक विशाल टुकड़ा थूका हुआ था। जानवर का मांस 9 लपटों में धीरे धीरे भुन रहा था और उसकी सतह धीरे धीरे लाल हो रही थी। इसे पूरी तरह पकने में शायद काफी समय लगेगा। स्वादिष्ट, बिल्कुल स्वादिष्ट। एक हट्टा कट्टा, लगभग नंगा, बिखरे काले बालों वाला आदमी साधारण युद्ध पोशाक पहने बैठा था। उसके सामने 30 मीटर से भी ज्यादा लंबा एक बड़ा कटोरा था जिसमें भुना हुआ मांस भरा था। वह बड़े चाव से मांस चबा रहा था। उसके सामने सुनहरे बालों वाला एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा था जिसने सुनहरे कवच पहने हुए थे। उसके सामने भी एक बड़ा सा कटोरा था जिसमें भुना हुआ मांस भरा हुआ था। राजा वू, तुम्हारे शिकार करने के हुनर वाकई बुरे नहीं हैं। इस ब्लड फ्लेम ड्रैगन की तुलना किसी वर्ज लेवल डाउनलॉर्ड से की जा सकती है। इसका मांस तो लाजवाब है। सुनहरे कवच वाला योद्धा बोलते हुए मांस को कुतर रहा था। कोई भी इतना ताकतवर नहीं होता कि इसे चबा सके। इन चीजों का शिकार करना वाकई आसान नहीं है। मुझे लगता है कि अब तक तुम साम्राज्यवादियों ने इन्हें अंतहीन प्रदेशों से लगभग मिटा ही दिया होगा। हमने उन्हें बहुत पहले ही लगभग खत्म कर दिया था। काले बालों वाले लगभग नंगे आदमी ने अपना सिर हिलाया। हेगेमॉन, उस कमीने ने किसी और से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया है। वह अपनी मर्जी से किसी भी इलाके में तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता है, जबकि मुझे एक भी ब्लड फ्लेम ड्रैगन ढूंढने के लिए अनगिनत इलाकों में दौड़ लगानी पड़ी थी। फिर मुझे एक कल्टीवेटर होने का नाटक करना पड़ा, इस डर से कि एक बार उसे मेरी पहचान का पता चल गया तो वह मुझे पकड़ने देने के बजाय खुद ही नष्ट हो जाएगा। मुझे उसे पकड़ने में बहुत समय लग गया। लेकिन अब जब मेरे पास एक है तो मैं बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे उसका आनंद ले सकता हूँ। ब्लड फ्लेम ड्रैगन अविश्वसनीय रूप से, भयानक रूप से शक्तिशाली जानवर थे। वे कल्टीवेटर या एओनियन से अलग थे। उनमें न तो दैवीय शक्ति थी और न ही कोई अमर ऊर्जा। वे वास्तव में बगबीस्ट जैसे ही थे, लेकिन बगबीस्ट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। हालांकि उनमें से किसी एक का अंतहीन प्रदेशों में पाया जाना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। वे बहुत पहले ही विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए थे, क्योंकि ब्राइट शो इंपीरियल्स का पसंदीदा भोजन ब्लड फ्लेम ड्रैगन था। एक ब्लड फ्लेम ड्रैगन जो देवमज के कगार पर पहुंच गया था, का शरीर एक पूरे अराजकता तारे के आकार का था। अगर आप हर बार भोजन के साथ उसका सिर्फ 1000 मीटर हिस्सा खाएं तो आप बहुत लंबे समय तक दावत उड़ा सकते थे। अफसोस की बात है कि ब्राइट शो इंपीरियल्स के सदस्य जैसे प्राचीन जीव इससे भी अधिक समय तक जीवित रहेंगे। राजा वू, सुनहरे कवच वाले योद्धा ने दूर एक अजीब जानवर की ओर देखा जो आग की लपटों में घिरा हुआ था। इस प्राणी में जबरदस्त ऊर्जा और शक्ति थी, लेकिन इस समय ये तरह तरह की अकथनीय यातनाएं झेल रहा था। मैंने सुना है कि आप साम्राज्यवादियों ने अभी अभी एक नया कुल पुरुष प्राप्त किया है। क्या आपको उसके प्रशिक्षण को थोड़ी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? मेरे लिए उस पर नजर रखना भी सामान्य से कहीं ज्यादा गंभीर होने जैसा है। हाँ, ये खाए खतरों से भरी है, लेकिन जब तक मैं नजर रखूंगा मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वह जिंदा रहेगा। काले बालों वाले आदमी ने मुंह में मांस भरते हुए कहा। अरे! काले बालों वाले आदमी ने अचानक अपना सिर ऊपर की ओर देखने के लिए उठाया। उसकी नजर रसातल के अंधेरे और सूक्ष्म द्वीपों की सुरक्षा को भेदती हुई जी निंग पर पहुंची। जी निंग उस समय अपने सूक्ष्म द्वीप के कमरे में अपनी सुनहरी किताब पलट रही थी। ठीक इसी समय निंग ने अचानक खुद को एक अदृश्य, अकथनीय भय से जकड़ा हुआ पाया, मानो किसी भयानक प्राणी ने उसे देख लिया हो। लगता है तुम्हारे 12 महलों में भी एक नया लड़का शामिल होने वाला है। काले बालों वाले आदमी ने सुनहरे कवच वाले योद्धा की ओर देखा। वह 5वीं परत तक बहुत जल्दी पहुंच गया, और वह भी तुम्हारी तरह ही एक साधक है। मुझे लगता है वह बुरा नहीं है। सुनहरे कवच वाला आदमी हंसा। हम साधक आमतौर पर काफी कमजोर होते हैं। किसी अत्यंत शक्तिशाली साधक का उभरना बहुत दुर्लभ है। हम तुम्हारी जाति के लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। तुम सब तो अत्यंत शक्तिशाली होकर पैदा हुए हो। क्या ये तुलनीय है? क्या ये तुलनीय भी है? काले बालों वाले आदमी ने उसे घूर कर देखा। तुम में से कितने लोग हैं? हम में से कितने कम लोग हैं? हेगेमॉन, वह बूढ़ा कमीना, उसे हमारी जाति का एक और सदस्य ढूंढने से पहले अनंत प्रदेशों में भटकने में कितना समय लगेगा? हमारी जाति के प्रत्येक नए सदस्य के जन्म के साथ तुम साधकों के बीच से 10 और डाउनलॉर्ड्स निकलते हैं।
तुम साधक ढेर सारे राक्षसों को जन्म देते हो। जरा 12 महलों को देखो, तुम्हारे पास कितने डाउनलॉड्स हैं और हमारे शाही कुल में कितने कम सदस्य हैं। पुस्तक 26 अध्याय 37 सु यूजी की दुर्दशा। आहा, सुनहरे कवच वाला योद्धा हंसा। ठीक है, मैं गलत बोल गया। कभी कभी मुझे तुम साधकों से सचमुच ईर्ष्या होती है। तुम लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, तुम लोग हर जगह हो, हर इलाके में तुम साधक ही हो। काले बालों वाले आदमी ने आह भरी और सिर हिलाया। अचानक वह बदमाश, क्या वह मरने की कोशिश कर रहा है? काले बालों वाले आदमी की आंखें अचानक उभर आईं। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी की 2 धारियां निकलीं, जो स्पेस टाइम की बाधाओं को पार करती हुई किसी दूर स्थान पर किसी आकृति तक पहुंच रही थीं। एस्ट्रल द्वीप। अभी क्या हुआ? निंग का पूरा शरीर अकड़ गया था। उसे लगा जैसे किसी बेहद डरावनी उपस्थिति ने अचानक उसे अपनी ओर खींच लिया हो। हालांकि खतरे का वह भयानक एहसास जल्दी ही गायब हो गया। अभी अभी वो कौन था? निंग ने अंदाजा लगाया कि वो कोई बेहद ताकतवर शख्स रहा होगा जो उस पर नजर रखे हुए था, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी आभा छिपाने की जहमत भी नहीं उठाई। अगर वो ऐसा करता तो निंग उसे भांप ही नहीं पाता। खतरे का वह एहसास, यह उस अनुभूति के बाद दूसरे स्थान पर था जो मुझे उस भयानक राक्षस से सामना होने पर महसूस हुई थी, जो मुझे यहाँ तक लाया था। निंग ने मन ही मन सोचा। वह भयानक राक्षस जिसने उसे निगल लिया था और उसे इस जगह तक पहुंचाया था, निंग के जीवन में अब तक की सबसे भयानक चीज थी। यह निंग द्वारा अब तक देखे गए किसी भी विशेषज्ञ से कहीं ज्यादा भयानक थी। ब्राइट शो साम्राज्य एक ऐसा संगठन था जो सामान्यतः पूरे दाव गठबंधन के समान ही शक्ति स्तर पर था। दाव गठबंधन अथाह शक्तिशाली था, जबकि ब्राइट शो साम्राज्य अत्यंत गुप्त और काफी शक्तिशाली भी था। कोई बात नहीं, शायद दोनों में से कोई भी मुझे कीड़े की तरह कुचल सकता है। निंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन उन्हें यहाँ इसलिए ला रहा था ताकि शक्तिशाली साधकों की एक पीढ़ी तैयार हो सके। आखिरकार सबसे शक्तिशाली संगठनों को भी लगातार नए खून के इंजेक्शन की जरूरत होती है, चाहे उनके कुलीन विशेषज्ञ कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों। केवल उनके शाश्वत सम्राट ही अनंत काल तक जीवित रहेंगे। संसार के वे दावलॉर्ड जो दावमज में सफल नहीं हुए, अंततः नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्हें नए रक्त का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करना आवश्यक था। निंग उनमें से एक था, जो ब्राइट शो किंगडम का भावी विशेषज्ञ था। हम सौभाग्य से यूजी अभी भी जिंदा है। निंग ने सुनहरी किताब को फिर से पलटा, फिर राहत की सांस ली। अरे, किसी ने अभी अभी मुझे चुनौती दी है। निंग ने भौहें चढ़ाईं। 5वें स्तर के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने अभी अभी उसे चुनौती दी थी। ये समझना जरूरी है कि 5वें स्तर के 12 सदस्य लंबे समय से उस स्तर पर थे। वे सभी निश्चित रूप से शक्ति में सबाफाले से बेहतर थे। सबाफेल को हराने के लिए निंग को अपना एलिमेंटम वाटर फ्लेम लॉकी निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं इस समय एस्ट्रल द्वीप समूह द्वारा संरक्षित हूँ। अगर मैं हार भी गया तो ज्यादा से ज्यादा कुछ विरासत के खजाने गंवा दूंगा। हालांकि मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि यह सेट पहले सु यूजी तक पहुंच जाए। अगर ज्यादा समय बीत गया तो कुछ अनपेक्षित हो सकता है। निंग ज्यादा घमंडी होने की हिम्मत नहीं कर पाया। निंग ने हाथ हिलाया। फुफकार। 320 विरासत के खजाने अचानक उसके सामने प्रकट हो गए। ये सभी लाल लाल पत्तियां थीं। ये सभी पत्तियां एक साथ इकट्ठी थीं और निंग को तुरंत ही उनमें छिपी जानकारी का जबरदस्त भंडार और आग की वह प्रज्वलित करने वाली शक्तिशाली आभा का आभास हो गया। यह अग्नि के दाव से संबंधित एक विरासत थी। निंग का पूर्व प्रतिद्वंद्वी सबाफाले अग्नि के दाव पर चल चुका था। उसने इन विरासती खजानों को अपने पास इसलिए रखा था ताकि वह उनमें निहित प्रज्वलित इच्छा शक्ति के निरंतर संपर्क में रह सके। हालांकि अब ये खजाने निंग के हाथों में आ गए थे। उन्हें बस एक आजीवन शपथ लेनी थी और वे तुरंत इस विरासत का अध्ययन करने में सक्षम हो जाते। निंग ने अंततः इसे सीख तो लिया, लेकिन उसे इसकी विषय वस्तु बस याद रह गई। यह विरासत वाकई बहुत गहन और उल्लेखनीय थी। पूरी विरासत को शुरू से अंत तक दोहराने से ही निंग की अग्नि के दाव के बारे में समझ काफी बढ़ गई और वह अपने जल के दाव या बिजली के दाव के लगभग बराबरी के स्तर पर पहुंच गई। एक विरासत का होना वाकई बहुत बड़ा फर्क डालता है, निंग ने मन ही मन सोचा। फिर भी मेरा दाव तलवार का दाव है। मैं अपना समय और ऊर्जा आग पर बर्बाद नहीं कर सकता। निंग ने जल्दी से इस विरासत को अपने मन के किसी कोने में दबा दिया। उसने बस थोड़ा और अनुभव हासिल करने के लिए इसे याद किया था, क्योंकि सभी दाव में कुछ समानताएं थीं। इस विरासत में कई गूढ़ रहस्य छिपे थे जो तलवार के दाव में महारत हासिल करने में निंग के काम आ सकते थे। उसे चुनौती देने का समय आ गया है। विरासत के खजाने को देखने के बाद निंग ने मन ही मन सिर हिलाया। सु यूजी अग्नि के दाव में काफी प्रतिभाशाली थी। अगर वह उसे ये दे दे तो अग्नि के दाव में महारत हासिल करने में उसे बहुत फायदा होगा। वह बहुत जल्दी सुधार कर लेगी। निंग ने सु यूजी को एक चुनौती भेजी। मुझे उम्मीद है कि वह मान जाएगी। उसे मानना ही होगा। निंग काफी चिंतित और घबराई हुई थी। उसने दावलॉर्ड फ्लेमफ्लो से सु यूजी के सूक्ष्म द्वीप का स्थान जान लिया था, लेकिन सु यूजी को यह नहीं पता था कि निंग 5वीं परत तक पहुंच गया है। अगर वह अचानक 5वीं परत से किसी को उसे चुनौती देते हुए देखती तो क्या वह स्वीकार करती? अगर वह ऐसा नहीं करती तो निंग को अपने 5वें स्तर के प्रतिद्वंद्वी किलोस्टार से ये द्वंद्व स्वीकार करना पड़ता। अगर वह जीत जाता तो एक बात थी, लेकिन अगर वह हार जाता तो उसकी विरासत के सारे खजाने भी खत्म हो जाते। निंग के लिए विरासत के खजानों का एक और सेट हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अग्नि के दाव का एक और सेट हासिल करना जिसका इस्तेमाल सु यूजी कर सके काफी मुश्किल होगा। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा समय बीत गया
तो सू यूजी का नाश हो सकता है। लाखों करोड़ों आकाशीय द्वीपों की सबसे निचली परत, उनमें से एक द्वीप पौधों और फूलों से ढका हुआ था। यह एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप था। सू यूजी लाल रंग के वस्त्र पहने घास पर लेटी हुई आसमान को घूर रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। अगर यही हाल रहा तो मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा गुरुजी, शायद मैं ज्यादा देर तक आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। सू यूजी घास पर पड़ी थी, पूरी तरह थकी हुई। सचमुच उसमें लगभग कोई ऊर्जा नहीं बची थी। जी निंग ने उसे अपने बगबीस्ट और हिलविंड गोलम्स का सेट दिया था। शुरुआत में वह सचमुच कई लड़ाइयां आसानी से जीत पाई थी। पहले स्तर पर वास्तव में उसके बराबर के कोई नहीं थे, लेकिन जल्द ही मुसीबत सामने आने लगी। ये खबर तेजी से फैलने लगी कि उसके पास कई बगबीस्ट और हिलविंड गोलम्स का एक सेट है। कई शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधक थे जो उन बगबीस्ट और उन शक्तिशाली गोलम्स को चाहते थे। उदाहरण के लिए तीसरे स्तर और चौथे स्तर के साधकों की शक्ति में कोई खास अंतर नहीं था। अगर उनके पास हिलविंड गोलम्स का एक समूह होता जो उनकी मदद करता, तो तीसरे स्तर का साधक चौथे स्तर पर आक्रमण कर सकता था और पूरी विरासत हासिल करने का मौका पा सकता था, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो निकट युद्ध में विशेषज्ञ हैं। हिलविंड गोलम्स का एक सेट और बगबीस्ट्स का एक समूह उन्हें अधिक शक्तिशाली बनने में मदद करेगा। यहाँ एस्ट्रल द्वीप समूह पर लंबे समय से रह रहे कई विश्व स्तरीय साधक एक दूसरे को जानते थे। मुश्किल समय में वे खतरनाक लड़ाइयों से बचने के लिए एक दूसरे को चुनौतियां देते थे। इस प्रकार अंततः 3 शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधक ऐसे निकले जिन्हें गोलेम और बगबीस्ट के बारे में पता चला। इन 3 में से 2 तीसरी मंजिल से और एक चौथी मंजिल से आया था। ये सभी दिन रात सू यूजी को बुरी तरह चुनौती देते रहते थे। सू यूजी उनसे बचने की पूरी कोशिश करती। जब वह बच नहीं पाती तो तीसरी मंजिल पर जाकर उनसे लड़ती। मैं कुछ बार तो टिक पाए, लेकिन कब तक टिक पाऊंगी? सू यूजी ने मन ही मन बुदबुदाया। वह यहाँ आधे साल से भी ज्यादा समय से थी और पिछले कुछ महीने तो मानो बुरे सपने जैसे थे। गड़गड़ाहट। अचानक एक द्वीप चौथे स्तर से 5वें स्तर तक चढ़ गया। 5वां स्तर। सू यूजी की आंखें चमक उठीं। 5वें स्तर पर कोई साधक पहुंचा। क्या वह गुरु हो सकता है? उसे गहरी उम्मीद थी कि वह निंग ही होगा, लेकिन वह जानती थी कि चौथे स्तर पर भी कई अद्भुत प्रतिभा और कौशल वाले व्यक्ति मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि यह मास्टर ही होंगे, जब तक मास्टर जिंदा रह सकते हैं। बस इतना ही काफी है। सू यूजी ने मन ही मन प्रार्थना की। उसे उम्मीद नहीं थी कि निंग उसे बचा लेगा। तार्किक रूप से निंग के पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वह किस द्वीप पर है। जैसे ही उसके विचार तेजी से आगे बढ़ रहे थे, अचानक एक चुनौती। सू यूजी को आभास हो गया था कि उसकी सुनहरी किताब में एक और चुनौती भेज दी गई है। वह बिल्कुल शांत रही, क्योंकि उसे हर दिन चुनौतियां मिलती थीं। उसके बगबीस्ट और गोलेम वाकई बहुत ही अट्रैक्टिव थे। 5वें स्तर से चुनौती। सू यूजी बुरी तरह चौंक गई। उसके बगबीस्ट और गोलेम वाकई आकर्षक थे, लेकिन 5वें स्तर के उन संरक्षित शैतानों का उनमें दिलचस्पी लेना बेमानी था। इससे पहले सबसे ऊंची चुनौती चौथे स्तर के किसी व्यक्ति से आई थी और उस स्तर से उसकी यही एकमात्र चुनौती थी। अरे, लगता है यह उस व्यक्ति की है जो अभी अभी 5वीं परत तक पहुंचा है। सू यूजी ने तुरंत इस बात पर ध्यान दिया। हर दिन वह सुनहरी किताब को पलटती और 12 चिन्हों को पहचान लेती जो मूल रूप से 5वीं परत के द्वीपों के थे। एक कैओस अमर होने के नाते उसकी स्मरण शक्ति को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से उन 12 चिन्हों को एक साथ याद कर पाती थी। जिस व्यक्ति ने अभी अभी उसे चुनौती दी थी वह उन 12 में से एक नहीं था। इस व्यक्ति ने 5वीं परत पर पहुंचते ही मुझे चुनौती दी। अगर इस व्यक्ति को पहले ही सुरक्षा मिल चुकी है तो मेरे बगबीस्ट और गोलेम में उसकी रुचि का कोई मतलब नहीं है। क्या ये सचमुच मास्टर हो सकता है? सू यूजी के मन में कई विचार कौंधे। वह इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसे लगा कि यह सब इच्छाधारी सोच थी। हालांकि उसे ये भी अस्पष्ट सा आभास हो रहा था कि यह सचमुच उसका गुरु हो सकता है। तार्किक रूप से कहें तो किसी नए आरोही 5वें स्तर के विशेषज्ञ के लिए उसे तुरंत चुनौती देने का कोई कारण नहीं था। क्या ये हो सकता है कि मास्टर के पास उस सूक्ष्म द्वीप को खोजने का कोई तरीका हो जिस पर मैं हूँ? सू यूजी एक लंबे समय के लिए हिचकिचाया। छोड़ो भी, मैं तो वैसे भी टूटने के कगार पर हूँ। अगर वह सचमुच कोई दुश्मन भी हो तो भी मुझे 5वें स्तर पर किसी के हाथों हार से संतोष होगा। सू यूजी ने दांत पीसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। वह जल्दी से अपने द्वीप के एक कमरे में दाखिल हुई जो दिव्य रूनों से ढका हुआ था। जैसे ही रून प्रकाशित और सक्रिय हुए, स्पेस टाइम उसके चारों ओर घूमने लगा और उसे सूक्ष्म द्वीप से दूर टेलीपोर्ट कर दिया गया। ये भी एक समुद्री द्वीप था। इस द्वीप पर एक ज्वालामुखी था जो लावा और लपटें उगल रहा था, जिससे द्वीप पर कालिख की एक परत जम गई थी। सू यूजी अचानक कहीं से प्रकट हो गईं। उन्होंने तुरंत दूर एक आकृति देखी, एक सफेद वस्त्रधारी आकृति। एक आकृति अपनी पीठ पर तलवार लिए हुए है। मास्टर, ये शब्द बुदबुदाते हुए सू यूजी का शरीर थोड़ा कांप उठा। यूजी। वह आकृति मुड़ी और उसकी ओर देखने लगी। पुस्तक 26, अध्याय 38, किलोस्टार। सू यूजी की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह हैरान भी थी और खुश भी। उसका दिल कई जटिल भावनाओं से भर गया। उसे जी निंग के लिए बहुत खुशी हुई जब उसे एहसास हुआ कि उसने इतने सारे विश्व स्तरीय साधकों को हराकर 5वें स्तर तक पहुंचने में सफलता पाई है, और उसने खुद भी खुशी मनाई। उसने जो थकान और दबाव महसूस किया था वह सब दूर हो गया। यूजी। निंग का रूप धुंधला हो गया और वह एक रोशनी की किरण में बदल गया जो उसकी तरफ उड़ गई। उसने उसे ध्यान से देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस बहुत खुश हूँ। सू यूजी आखिरकार मुस्कुराई और उसकी मुस्कान बिल्कुल चमकीली थी।
अब वह फिर से अपनी पुरानी जैसी लग रही थी। अगर आप थोड़ी देर से आते गुरुजी, तो शायद आप मुझे ढूंढ नहीं पाते। क्या हो रहा है? निंग चौंक गया। तुम पहले स्तर पर हो। ये बगबीस्ट और गोलेम तुम्हें काफी देर तक टिके रहने के लिए काफी थे। पहले स्तर के साधकों के खिलाफ हाँ मैं होता, लेकिन तीसरे और चौथे स्तर के साधक अक्सर मुझे चुनौतियां देते हैं। सू यूजी ने बेबसी से कहा, मैं उनसे बच भी नहीं सकता। तीसरे और चौथे स्तर पर? पहले स्तर पर तो इतने सारे साधक हैं, वे तुम्हें क्यों अलग करेंगे? धत। निंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसने उसे वे बगबीस्ट और गोलेम नेक इरादों से दिए थे, लेकिन नर्क का रास्ता नेक इरादों से ही तो बना है। यहाँ एस्ट्रल द्वीप समूह में जब भी किसी के पास अच्छे खजाने का पता चलता तो वह व्यक्ति अक्सर खुद को निशाना पाता। फिर गोलेम और बगबीस्ट के इतने शक्तिशाली समूह का क्या? हालांकि यहाँ के ज्यादातर साधकों के लिए एक दूसरे को संदेश भेजना मुश्किल था, फिर भी कुछ गठबंधन और साझेदारियां जरूर थीं। ये स्वाभाविक था कि अंततः ये बात तीसरे और चौथे स्तर तक फैल गई। मैंने गलती कर दी। निंग ने अपना सिर हिलाया। यह आपकी गलती नहीं थी गुरु। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। बाद में ही मुझे समझ आया कि वे मेरे गोलेम और बगबीस्ट को कितनी बुरी तरह चाहते थे। सू यूजी ने कहा, तुम जरूर थक गई होगी। निंग कल्पना कर सकती थी कि हाल ही में उसकी जिंदगी कैसी रही होगी। तीसरे और चौथे स्तर के उन साधकों ने निश्चित रूप से सू यूजी को उनसे लड़ने के लिए मजबूर करने की हर संभव कोशिश की होगी। हालांकि उसने संघर्ष किया और प्रतिरोध किया, लेकिन वह कब तक ऐसा कर पाती? जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, संभावना है कि और भी शक्तिशाली साधक उसमें रुचि लेंगे। मैं हार मानता हूँ, निंग ने अचानक ऊंची आवाज में कहा। उसके शब्द ज्वालामुखी द्वीप के ऊपर हवा में गूंज रहे थे। मास्टर, सू यूजी दंग रह गई। मैं तुम्हारे खिलाफ द्वंद्व युद्ध में हार मानता हूँ। निंग हंसा। यह विरासती खजानों का संग्रह तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हें किसी और खजाने की जरूरत नहीं है? सू यूजी को अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। जल्दी करो, विरासत के खजानों का ये संग्रह मेरे लिए बेकार है और मुझे पहले ही एस्ट्रल द्वीपों का संरक्षण प्राप्त हो चुका है। निंग हंसा और उसने हाथ हिलाया, जिससे अग्नि के दाव से भरे 320 पत्ते सू यूजी की ओर तैरने लगे। सू यूजी ने तुरंत इस विरासत को स्वीकार करने के लिए हाथ हिलाया। उसने ये लड़ाई जीत ली थी। अगर वह चाहती तो निंग से उसकी सारी विरासत के खजाने सौंपने की मांग कर सकती थी, लेकिन चूंकि वह एस्ट्रल द्वीप छोड़ने वाली थी, इसलिए इन विरासत के खजानों को और ज्यादा हासिल करने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार विरासत हासिल करने के लिए आपको पूरा सेट हासिल करना ही होगा। ठीक है, अब जब तुम्हारे पास पूरी विरासत है तो जल्दी करो और एस्ट्रल द्वीप समूह छोड़ दो। निंग ने निर्देश दिया। ये जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। सू यूजी जैसी किसी के लिए यह वाकई एक बेहद खतरनाक जगह थी। बगबीस्ट के बिना उसकी मौत का खतरा बहुत ज्यादा था। बगबीस्ट और गोलेम के साथ वह और भी ज्यादा ताकतवर साधकों का निशाना बन गई। ठीक है, सू यूजी के दिल में कई जटिल भावनाएं थीं। और हाँ, एक बार जब आप एस्ट्रल द्वीप समूह छोड़ दें तो 12 महलों में प्रवेश करने की पूरी कोशिश करें, निंग ने कहा। इस समय आप शायद इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि उनका ध्यान आकर्षित कर सकें। हालांकि अब जब आपके पास यह विरासत है तो आप और भी अधिक शक्तिशाली बन पाएंगे। अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करें और यदि अवसर मिले तो महलों में प्रवेश करने की पूरी कोशिश करें। भविष्य में मैं भी 12 महलों में शामिल हो जाऊंगा। 12 महल? सू यूजी हैरान थी। ब्राइट शो साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली संगठन। ब्राइट शो साम्राज्य के शीर्ष पर इसके 12 महल और उसका शाही कबीला है। निंग ने उसे एक सरल व्याख्या दी। तुम्हें मेरी मदद से ही पूरी विरासत मिली है, इसलिए 12 महल तुम्हें स्वतः प्रवेश नहीं देंगे। 12 महलों में प्रवेश की अनुमति मिलने से पहले तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। समझ गई? सू यूजी अपनी सीमाएं जानती थी। यहाँ से जिंदा बच निकलना भी बहुत बड़ी किस्मत थी। उसने 12 महलों में स्वतः प्रवेश पाने का सपना नहीं देखा था। यह मेरा ताबीज है, इसे हमेशा अपने पास रखना और मैं तुम्हारी लोकेशन भांप लूंगा। एस्ट्रल द्वीप छोड़ने के बाद मैं तुम्हें ढूंढने निकलूंगा। निंग ने ये कहते हुए उसे एक जैद ताबीज थमा दिया। सू यूजी ने जैद ताबीज स्वीकार कर लिया। उसके हाथों में वह चिकना और ठंडा था। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर जाओ। ब्राइट शो किंगडम के बाकी हिस्सों में प्रवेश करते समय सावधान रहना, निंग ने निर्देश दिया। चिंता मत करो, यहाँ जो हुआ उसके बाद मैं भविष्य में और भी ज्यादा सावधान रहूंगी। इसके अलावा भले ही बाहरी दुनिया एक खतरनाक जगह हो, लेकिन वह इन आकाशीय द्वीपों जितनी खतरनाक तो नहीं हो सकती। सू यूजी हंस पड़ी। इन दोनों स्वामी और अनुचर के पास बातचीत करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। अंततः उन्हें एक बार फिर अलग होना पड़ा क्योंकि उन्हें अपने अपने सूक्ष्म द्वीपों पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। सू यूजी ने पहले पूरी विरासत को याद किया, फिर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। लानत है, उस कुतिया ने वास्तव में एक पूर्ण विरासत हासिल की और चली गई। वह संकी जो 5वीं परत तक पहुंच गया था, जानबूझकर उससे हार गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास इतने कीमती बगबीस्ट और गोलेम थे। जरूर उसी संकी ने उसे ये दिए होंगे। क्या आपको लगता है कि वह संकी जो 5वीं परत तक पहुंच गया है हमसे बदला लेगा? अब हम मुसीबत में हैं। वे साधक जो सू यूजी पर नजर गड़ाए हुए थे और बार बार उसके खजाने के लिए उसे चुनौती दे रहे थे, वे सभी बेचैन और बेचैन होने लगे। हालांकि न तो निंग और न ही सू यूजी बदला लेने में रुचि रखते थे। हालांकि सू यूजी निराशा की कगार पर पहुंच गई थी, फिर भी उसे उनसे कोई नफरत नहीं थी। वह जानती थी कि वे भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
जब उन्हें कोई ऐसी चीज मिलती जो उनकी मदद कर सकती थी या विरासत के खजानों का पूरा सेट हासिल करने की उनकी संभावनाओं को बढ़ा सकती थी, तो उनके लिए उसे पाने के लिए कुछ भी करना स्वाभाविक था। जैसा कि सू यूजी ने देखा, वह इस कड़वाहट के सागर से पहले ही निकल चुकी थी, जबकि उसके सभी उत्पीड़क अभी भी संघर्ष कर रहे थे। लाखों सूक्ष्म द्वीपों में केवल वे 20 या इतने ही व्यक्ति ही वास्तव में निश्चिंत होंगे जिन्हें सूक्ष्म द्वीपों का संरक्षण प्राप्त था। क्या उसने ये सब बनाया फिर गिर गया? क्या उसने वास्तव में विरासत के खजाने का वह सेट एक प्रथम श्रेणी के किसान के हाथों खो दिया? सभी साधक अपनी स्वर्ण पुस्तकों पर कड़ी नजर रखते थे और जब भी कोई बदलाव दिखाई देता वे उसे देख लेते थे। वे लगभग तुरंत ही सभी द्वीपों से संबंधित जानकारी को स्कैन कर लेते थे और उन्हें तुरंत पता चल जाता था कि एक विशेष द्वीप में अब अग्नि के ताव से संबंधित एक विरासती खजाना छिपा है। क्या 5वें स्तर का कोई व्यक्ति पहले स्तर के किसी व्यक्ति से हार गया था और संयोग से उस व्यक्ति के पास अब अग्नि के दाव की विरासत है? वह जानबूझकर हार गया। अरे मेरे पास ऐसे दोस्त क्यों नहीं है? उफ। निंग का सूक्ष्म द्वीप एक बार फिर 5वें स्तर से चौथे स्तर पर डूब गया। 5वें स्तर का साधक किलोस्टार इससे थोड़ा चिढ़ गया। उसने जी निंग को चुनौती भेजी थी, लेकिन अंत में जी निंग ने सू यूजी से युद्ध करना ही उचित समझा। उसने सचमुच मेरी चुनौती टाल दी और अपना विरासत का खजाना पहले स्तर के साधक को दे दिया। मैं उसे चुनौती देता रहूंगा। देखते हैं कि उसमें स्वीकार करने की हिम्मत है या नहीं। अगर वह स्वीकार करता है तो मैं उसका कुछ सम्मान करूंगा। अगले दिन किलोस्टार ने फिर निंग को चुनौती भेजी। इस बार निंग ने मना नहीं किया। आखिरकार निंग अब एस्ट्रल द्वीप समूह के संरक्षण में था। वह आत्मविश्वास और युद्ध की इच्छा से भरपूर था। वह देखना चाहता था कि 5वीं परत के शैतान कितने शक्तिशाली हैं। किलोस्टार भी तो एक साधक था। दोनों को एक काले समुद्री द्वीप पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। वे दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे। किलोस्टार एक दुबले पतले सांवले बच्चे जैसा दिख रहा था। उसकी चांदी की टोपी हवा में लहरा रही थी और जैसे ही लड़ाई शुरू हुई किलोस्टार 1000 क्लोनों में बदल गया। यह नजारा देखकर निंग का चेहरा तुरंत तनावग्रस्त हो गया। यही 1000 शरीर सूत्र है। बस ये 1000 शरीर सूत्र है। किलोस्टार के 1000 क्लोन मिलकर 1000 बुजुर्ग देवताओं की संरचना जैसी एक अजीब संरचना बनाने में सक्षम थे। निंग पूरी तरह से किलोस्टार के क्लोनों से घिरा हुआ था और उस क्षेत्र पर एक सर्वशक्तिमान डोमेन प्रकार का प्रभाव लागू होने लगा, जिससे वह किलोस्टार की शक्ति से भर गया। यद्यपि निंग ने अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला किया, यहाँ तक कि उसने अपने एलिमेंटम वाटर फ्लेम गॉड का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वह इस संरचना को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। 1000 किलोस्टार्स लगातार निंग पर हमला कर रहे थे। निंग की दाव बिजली की 2 शक्तिशाली धारियां बेतहाशा तेजी से फूट रही थीं, जिससे कई किलोस्टार्स की गति धीमी और सीमित हो रही थी और निंग हर बार पूरी ताकत से वार कर रहा था। हालांकि किलोस्टार्स इस लड़ाई में निंग पर पूरी तरह हावी थे। निंग के 6 शाश्वत हथियारों ने उन्हें पूरी तरह से मजबूत सुरक्षा प्रदान की। तुम्हारी तलवारबाजी उतनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा सचमुच कड़ी है। किलोस्टार फिर अपने बाकी क्लोनों के साथ एक शरीर में विलीन हो गया। अपने क्लोनों के एक साथ मिल जाने से अब उसका शरीर पहले चरण के डॉलॉर्ड जैसा हो गया था। अब वह दिव्य क्षमताओं का भी उपयोग कर सकता था। यद्यपि निंग की नीला पुष्प धुंध ऊर्जा ने उसके शरीर को बढ़ाया, लेकिन उसके पास दिव्य क्षमताओं को विकसित करने के लिए उस धुंध ऊर्जा का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। किलोस्टार के एक हाथ में एक ही कटार थी और उसकी कृपाण कला क्षणिक और अप्रत्याशित थी। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और अविश्वसनीय रूप से तेज था और सबाफिल से कहीं ज्यादा भयावह दुश्मन था। निंग की तलवारें हर टक्कर पर कांप रही थीं, लेकिन खुशकिस्मती से वह अपनी 6 तलवारों का इस्तेमाल लगातार बचाव के लिए कर पा रहा था। इस लड़ाई में वह पूरी तरह से हावी था, लेकिन निंग हर बार जानबूझकर किलोस्टार के किसी वार को अपने ऊपर पड़ने देता, जिससे उसके एक्वाफ्लेक्ट कवच की शक्ति उसके दुश्मन पर कई खतरनाक चालें चल रही थीं। सहस्त्र शरीर सूत्र की बदौलत मेरे पास दिव्य शक्ति का अपार सागर है, लेकिन आप इतने लंबे समय तक कैसे लड़ पा रहे हैं? काफी देर तक लड़ने के बाद किलोस्टार पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। भाड़ में जाओ, मैं तो बस, यह मेरी दिव्य शक्ति की सरासर बर्बादी है। मेरा नाम किलोस्टार है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम सचमुच 5वें स्तर पर हमारे बीच रहने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। अगर और कुछ नहीं तो तुम अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल तब तक लड़ते रह सकते हो जब तक तुम हमारे स्तर के कुछ अन्य लोगों को थकाकर हरा नहीं देते। मेरा नाम डार्कनॉर्थ है। निंग भी मुस्कुराया। इसी दिन किलोस्टार से उसकी दोस्ती हुई। फिर भी अंत में निंग ने इस युद्ध में हार मान ली। इस तरह वह एक बार फिर गिर गया, इस बार चौथे स्तर से तीसरे स्तर पर। पुस्तक 26 अध्याय 39 एस्ट्रल द्वीप समूह में जीवन। 1 वर्ष बाद 5वीं परत में अब 15 सूक्ष्म द्वीप थे जो धीरे धीरे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे थे। जी निंग एक सूक्ष्म द्वीप में लकड़ी की सीट पर बैठा था और धीरे धीरे शराब का प्याला पीते हुए सुनहरी किताब पढ़ रहा था। फुश। 5वें स्तर के अन्य सूक्ष्म द्वीपों में से एक अचानक चौथे स्तर की ओर नीचे गिरने लगा। क्या गड़बड़ है? निंग खुद को रोक नहीं सका और धीरे से आहें भरने लगा। सचमुच पिछले वर्ष जब से वह अपने साधकों के समूह में 5वें स्तर पर पहुंचने वाला पहला साधक बना था, गोरहो, महारानी और वाटर स्ट्राइडर जैसे अन्य साधक भी 5वें स्तर पर पहुंच गए थे। इससे 5वां स्तर पहले की तुलना में कहीं अधिक जीवंत हो गया था। पहले 5वें स्तर के सभी 12 साधक एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच बहुत कम चुनौतियां होती थीं। उनमें से अधिकांश प्रशिक्षण में लगे रहते थे और चुनौतियां तभी देते थे जब उन्हें लगता था कि उन्होंने कुछ नई सफलताएं हासिल कर ली हैं।
लेकिन अचानक इतने सारे नए प्रतिभाशाली लोगों के आने से भारी खलबली मच गई। 5वीं कक्षा के 12 मूल निवासी उत्सुक और उत्साहित थे और नए लोगों को चुनौतियां देने लगे। एक के बाद एक युद्ध शुरू हो गए थे। हर युद्ध में 5वें स्तर का एक विशेषज्ञ हारकर चौथे स्तर पर पहुंच जाता था। हालांकि वह व्यक्ति जल्दी ही एक बार फिर 5वें स्तर पर चढ़ने में सक्षम हो जाता था। नीचे गिरो ऊपर उठो, नीचे गिरो ऊपर उठो। हर कुछ दिनों में एक आकाशीय द्वीप गिर जाता था। 5वें स्तर में हमेशा कम से कम 9 सूक्ष्म द्वीप होते थे। अधिकतम कुल मिलाकर 16 होते थे। इन सभी अन्य विचित्र और प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में मैं वास्तव में एक साधारण व्यक्ति हूँ। निंग ने आह भरी। दूसरों के साथ कई बार लड़ने के बाद निंग को एहसास हुआ कि 5वीं श्रेणी के ज्यादातर लोग पथभ्रष्ट थे। उनमें से बहुत कम लोग ही साधक थे। हर किसी की अपनी विशेषता थी और सिर्फ किलोस्टार के बारे में कहा जा सकता था कि उसकी कोई कमजोरी नहीं थी। किलोस्टार के पास कुल 1000 क्लोन थे। शुद्ध युद्ध शक्ति के संदर्भ में संभवतः केवल जी निंग ही उसका मुकाबला कर सकती थी। एक बार जब उसने अपने 1000 शरीरों का उपयोग करके वह विशाल संरचना बना ली तो कोई भी उसे घायल नहीं कर सकता था। शुद्ध शक्ति के संदर्भ में एक बार जब उसके 1000 शरीर एक हो गए तो वह सचमुच शीर्ष पर था। यही वजह थी कि किलोस्टार 5वीं परत में अपनी जगह से कभी नहीं गिरा था। जहां तक वाटर वॉकर नाम के नए व्यक्ति की बात है, वह भी एक ऐसा ही पथभ्रष्ट व्यक्ति था जो 5वीं परत पर पहुंचने के बाद भी नहीं गिरा। निंग पहले भी उससे लड़ चुका था। वाटर वॉकर की आंखों में मासूमियत थी, मानो वह कोई नवजात शिशु हो। वह बस वहीं खड़ा रहा और निंग को अपनी मर्जी से हमला करने दिया। वाटर वॉकर खुद पानी के एक विशाल गोले में बदल गया और निंग का कोई भी हमला उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये लगभग अजेय रक्षात्मक तकनीक अपने आप में वाटर वॉकर को 5वें स्तर पर स्थिर पैर जमाने के लिए पर्याप्त थी। किलोस्टार अपने 1000 क्लोनों और उस संरचना पर निर्भर करता है जिससे कोई भी उसे नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। जहां तक वाटर वॉकर की बात है, वह एक विशाल पानी की बूंद में बदल सकता है जो नुकसान के प्रति उतनी ही अभेद्य है। फिर भी वाटर वॉकर बिल्कुल भोला भाला आदमी लगता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह सचमुच इतना मासूम है या ये सब दिखावा है। निंग भी इस बात से हैरान था। हालांकि वे केवल एक ही बार मिले थे, उस आदमी ने निंग पर अच्छा प्रभाव डाला था। समस्या ये थी कि उसकी मासूमियत बनावटीपन की हद तक ज्यादा लग रही थी। उन दोनों के बीच द्वंद्व शुरू होने से पहले उसने निंग से बार बार तरह तरह के बेतरतीब सवाल पूछे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर चीज के बारे में जानने की जिज्ञासा हो। उनकी लड़ाई बस इतनी थी कि निंग उस पर हमला करता और निंग उसका जवाब नहीं देता। निंग उसे चाहे जितनी भी जोर से मारता, सब बेकार था। और जैसे जैसे निंग उसे मारता, वह निंग से जोरदार बातचीत करता रहा, निंग से तरह तरह के बेतरतीब सवाल पूछता रहा। आखिरकार निंग को हार माननी पड़ी। मेरा शरीर उन विपत्कामी लोगों के शरीरों से जरा भी कमजोर नहीं है। मेरी एकमात्र कमजोरी मेरी तलवारबाजी है। काश मैंने नामहीन तलवारबाजी की 6ठी मुद्रा में महारत हासिल कर ली होती। अगर मैं ऐसा कर पाता तो 5वीं परत पर इन दूसरे शैतानों से आसानी से निपट पाता। निंग ने इस बात पर विचार किया। अगर वह 6ठी मुद्रा में महारत हासिल कर लेता तो उसकी तलवारबाजी किलोस्टार की कृपाणबाजी के बराबर हो जाती। यह वही स्तर था जिस पर अरोयो की कृपाणबाजी थी और वही स्तर जिस पर 3 मिरजनो पेंटिंग्स के परीक्षण थे। नामहीन तलवार कला का 6ठा रुख एक विशिष्ट स्तर की सिद्धि का प्रतिनिधित्व करता था। इस स्तर पर एक उत्कृष्ट विश्व देवता एकमात्र दाव हथियार का उपयोग करके सर्वोच्च विश्व देवता की शक्ति को प्रकट कर सकता था। इस तलवार कला और एलिमेंटम वाटर फ्लेम लॉकी के साथ निंग किलोस्टार से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। 2 महीने और बीत गए। निंग आखिरकार तलवार कला की पूरी विरासत हासिल करने में कामयाब हो गया, लेकिन यह विरासत 73वीं रैंक की थी। निंग कुछ दिन इंतजार करने और फिर यह विरासत विश्व देवता पिलसेंट को देने की योजना बना रहा था, जिनसे वह बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस दौरान वाटर वॉकर उसे एक बार फिर घेर लेगा। निंग उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सका और उस आदमी ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि निंग से बातचीत जारी रखी। आखिरकार निंग को एक बार फिर हार माननी पड़ी। वाटर वॉकर की एक बुरी आदत थी, कोई भी चुनौती जीतने के बाद वह अपने प्रतिद्वंदी की सारी विरासत लूटने पर अड़ा रहता था। जैसा कि वह कहता था, मुझे ये विरासतें बहुत पसंद हैं। निंग कुछ नहीं कर सकता था, वह बस मन ही मन आह भर सका। विश्वदेव पिल्सेंट, आप तो यहाँ काफी समय से हैं, बस थोड़ी देर और धैर्य से प्रतीक्षा कीजिए। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको विरासत के खजानों का एक और सेट दूंगा। 5 महीने और बीत गए, तब जाकर निंग तलवारबाजी की विरासत का एक और खजाना हासिल कर पाया। ये सेट 19वें नंबर का था। निंग की संपत्ति दुनिया के भीतर यह एक विशाल स्थान था जिसके मध्य में एक विशाल पर्वत था। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक श्वेत वस्त्रधारी युवक पद्मासन में बैठा था और पर्वत के उस पार फैली विशाल दुनिया को निहार रहा था। मैंने अंततः इस रुख शांत विश्व में महारत हासिल कर ली है। पहाड़ की चोटी पर स्थित इस सुविधाजनक स्थान से उसकी नजर इस संपदा जगत के कोने कोने तक देख पा रही थी। निंग को ऐसा लग रहा था मानो ये पूरी दुनिया उसके नियंत्रण में है। इसके अलावा उसे तलवारबाजी की उन 2 शक्तिशाली विरासतों से भी लाभ हुआ था। परिणामस्वरूप निंग ने अंततः नामहीन तलवारबाजी की 5वीं मुद्रा मौन जगत में महारत हासिल कर ली। मैंने सिर्फ 5 मुद्राएं सीखी हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। निंग ने सिर हिलाया। अनंत प्रदेशों में ये पहले से ही एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी।
विश्वदेव नॉर्थवेस्ट स्वयं तलवारबाजी के इस स्तर तक पहुंचे ही थे। हालांकि निंग अब अपनी तुलना उन भयानक प्रतिभाशाली प्रतिभाओं से कर रहा था जिन्हें ब्राइट शो साम्राज्य के हेगेमॉन ने विभिन्न प्रदेशों से चुना था। छठे स्थान तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। उन दो विरासतों को हासिल करने के बाद भी मुझे कम से कम दसियों हजार साल लगेंगे, या शायद कुछ लाख साल भी। निंग ने सिर हिलाया और आह भरी। अरोयो ने संसार ग्राइंडर्स के ऊपर लड़ाई के दौरान सफलता हासिल की थी। छठा रुख निंग को शाश्वत सम्राट मिरजनो की परीक्षाओं पर विजय पाने के लिए जरूरी मानदंडों को बमुश्किल पूरा करने की अनुमति देता। इस स्तर तक पहुंचना वाकई बहुत मुश्किल होता। निंग एस्ट्रल द्वीप समूह में रह रहा था। उसके पास खुद को परखने के लिए प्रतिभाशाली साथियों का एक बड़ा समूह था और तलवारबाजी की दो शक्तिशाली विरासतें थीं। यही वजह थी कि वह ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कुछ लाख सालों में ही सफल हो सकता था। यह एक लंबी अवधि लग सकती थी, लेकिन निंग के पास लौकिक त्वरण का खजाना था जिसे चमकदार कमरा कहा जाता है। वास्तविक दुनिया में 1000 साल उसे इस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए काफी हो सकते थे। इन दो तलवार कला विरासतों के बारे में निंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक मोटी किताब प्रकट हुई। ये पुस्तक 600 पृष्ठों की थी। इसका प्रत्येक पृष्ठ एक विरासत का खजाना था। निंग को सभी 600 पृष्ठों को इस पुस्तक में समाहित करने और इसमें निहित तलवारबाजी की विरासत को प्राप्त करने से पहले उन्हें प्राप्त करना था। यह वह विरासत थी जिसे 19वां स्थान दिया गया था। निंग ने किताब खोली। प्रत्येक पृष्ठ पर एक एक अक्षर था जो तलवार के ताव की आभा से भरा हुआ था। निंग ने इस विरासत को बहुत पहले ही याद कर लिया था। जहाँ तक 600 अक्षरों की बात है, वे 600 अलग अलग तरह की तलवार अभिप्रेरणाओं का प्रतिनिधित्व करते थे, जिससे निंग को इस तलवार कला की बेहतर समझ हासिल हुई। इस डाउनलोड शिपस्ट्रीम को सुलेख का बहुत शौक था। मुझे भी सुलेख बहुत पसंद है। यही बात हम दोनों में एक जैसी है। इस विरासत को हासिल करने के बाद निंग को डाउनलोड शिपस्ट्रीम के बारे में भी कुछ जानकारी मिल गई थी। डाउनलोड शिपस्ट्रीम एक प्राचीन शक्ति थी जो दाउमज के कगार पर पहुंच गई थी। अंततः वह अपने दाउमज में असफल हो गई। वह नष्ट हो गई और उसका दाव नष्ट हो गया। उसे घूमना फिरना पसंद था और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने खुद को शिपस्ट्रीम नाम दिया था क्योंकि उसे अंतहीन प्रदेशों में यात्रा करना पसंद था। उसके व्यक्तित्व के कारण उसकी तलवारबाजी आक्रमण पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि वह अविश्वसनीय रूप से रक्षात्मक थी। उन्होंने अपने पीछे एक अत्यंत विस्तृत और संपूर्ण विरासत छोड़ी थी, साथ ही वे 600 अक्षर भी। प्रत्येक विरासत एक विशिष्ट तलवार अभिप्राय का प्रतिनिधित्व करती थी। निंग स्वयं अपनी तलवार अभिप्राय को दर्शाने के लिए सुलेख का उपयोग करने के शौकीन थे और इसलिए वह उन सूचनाओं और अंतर्दृष्टियों को आसानी से समझ पाए जो डाउनलोड शिपस्ट्रीम ने इन अक्षरों के माध्यम से संप्रेषित करने का प्रयास किया था। चूंकि निंग की तलवार कलाएं शुरू से ही काफी रक्षात्मक थीं, इसलिए वह वास्तव में डाउनलोड शिपस्ट्रीम की तलवार कलाओं के वास्तविक सार को जल्दी ही समझने में सक्षम थे। इस विरासत को प्राप्त करने के 1 महीने बाद ही निंग ने नामहीन तलवार कला के 5वें रुख में महारत हासिल कर ली थी। तलवार कला की 2 विरासतें। पहला 73वें नंबर पर था। ये देखने में तो बहुत ही शानदार लग रहा था, लेकिन असल में इसमें साफ तौर पर कमजोरियां थीं। दूसरा 19वां नंबर का था। इसे डाउनलोड शिपस्ट्रीम ने बनाया था। ये देखने में साधारण और साधारण लगता था, लेकिन असल में यह असीम ज्ञान से भरा था। इसके बाद निंग ने अपनी तलवारबाजी का विश्लेषण जारी रखा। हालांकि किलोस्टार ने एक बार फिर निंग को चुनौती दी। निंग ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी। मैं हार मान सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तलवारबाजी की यह विरासत बिल्कुल नहीं दे सकता। अगर तुम मेरी शर्तें नहीं मानते तो मैं हार नहीं मानूंगा और हम बस इस संघर्षपूर्ण लड़ाई को जारी रख सकते हैं। सच कहूं तो संघर्षपूर्ण लड़ाई में निंग को हराने में सबसे ज्यादा सक्षम किलोस्टार ही था, लेकिन जाहिर है ऐसा तभी संभव था जब निंग अपने अराजकता रत्नों का इस्तेमाल न करे। जब निंग ने बैडलैंड्स क्षेत्र छोड़ा था तो उसने अपने अराजकता अमृत के एक बड़े हिस्से को अराजकता रत्नों में बदल दिया था। अन्य कोई भी साधक निंग को युद्ध में हरा नहीं सकता था। किलोस्टार कृपाण के दाव के रास्ते पर चला। उसे तलवारबाजी में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसे निंग की शर्तों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वाटर वॉकर निंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन वह भी निंग का कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस प्रकार डाउनलोड शिपस्ट्रीम द्वारा स्वयं लिखी गई वह पुस्तक निंग के पास ही रही। निंग प्रतिदिन अपना अधिकांश समय मौन होकर इस पुस्तक पर मनन करते हुए बिताते थे और उनकी तलवारबाजी, विशेष रूप से रक्षा कौशल में, निरंतर निखरती गई। निंग अपनी तलवारबाजी में इतना खोया हुआ था कि वह विश्व देवता पिलसेंट के बारे में लगभग भूल ही गया था। जहाँ तक निंग की बात थी, अगर वह मदद कर सकता तो जरूर करता, लेकिन यह एक एहसान था, कोई दायित्व नहीं। विश्व देवता पिलसेंट वैसे भी अनगिनत सालों से यहाँ थे। अगले 10,000 साल या लाखों साल तक यहाँ रहना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। समय बीतता गया। पलक झपकते ही ध्यान और युद्ध में 500 से ज्यादा साल बीत गए। पुस्तक 26, अध्याय 40, नामहीन तलवार कला, रुख 6, यूनिकॉर्न हृदय। प्रथम मिरजनो पेंटिंग की संपदा दुनिया के भीतर। यहाँ एक विशाल महल था जो बेहद खूबसूरत था। हॉल के सामने शाही सिंहासन पर धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। वह सुनहरे वस्त्र पहने सम्राट था। तुम फिर आ गए। सुनहरे वस्त्र पहने सम्राट ने नीचे की ओर देखा। जी निंग ने सिंहासन के नीचे से सिर हिलाया। इस बार सावधान रहना। अगर तुम अति आत्मविश्वास में रहे तो मुझसे हार जाओगे। मैंने तुम्हें पहली बार ऐसा कहते सुना है। सुनहरे वस्त्र पहने सम्राट की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी चौड़ी सुनहरी तलवार निकाली। वह खड़ा हुआ और अपने सिंहासन से नीचे उतरने लगा।
आओ आओ, मुझे निराश मत करो। निंग ने अपनी एक फ्रॉस्टिस तलवार भी निकाली। निंग वहीं बिना हिले डुले खड़ा रहा। जहां तक सुनहरे वस्त्रधारी सम्राट का सवाल है, वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। हालांकि दोनों के बीच अभी तक कोई मुकाबला नहीं हुआ था, फिर भी उनकी आभाएं उभरने लगी थीं और एक दूसरे पर दबाव डालने लगी थीं। दोनों अपने शत्रु का बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे। हालांकि सुनहरे वस्त्रधारी सम्राट ने हर मुकाबला जीत लिया था, फिर भी वह खुद जानता था कि निंग उसके लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। सुनहरे वस्त्र पहने सम्राट को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हालांकि निंग उससे कुछ दूरी पर खड़ा था, उसने सम्राट को अप्रत्याशित उतार चढ़ाव का एहसास कराया। ऐसा कुछ उसने अपनी पिछली लड़ाइयों में कभी महसूस नहीं किया था। उसे भूल जाओ, मैं इसे चूर चूर कर दूंगा। सुनहरे वस्त्र पहने सम्राट का मार्ग धर्मी वीरता और सम्मान का प्रतीक था। उसने अपनी सुनहरी तलवार को ऊपर उठाया, फिर उसे निंग की ओर नीचे की ओर फेंका। धमाका! जैसे ही महातलवार निंग की ओर तेजी से वार करने लगी, एक भयानक शक्ति का आभामंडल फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था कि उसमें इतनी शक्ति थी कि वह किसी भी दुश्मन को मौत के घाट उतार सकती थी। ये भयानक आभामंडल ही कई विश्व स्तरीय साधकों के दिलों को जमा देने के लिए काफी था। स्नीक! निंग की जमी हुई तलवार नीले धुंध की एक लकीर की तरह चमक उठी, जैसे वह सुनहरी महान तलवार की ओर ऊपर की ओर बढ़ रही हो। हालांकि वह अपनी तलवार को धकेलने और खुरचने के लिए बस अपनी धार के सपाट हिस्से का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इससे सुनहरे वस्त्रधारी सम्राट के लिए चीजें आमने सामने की टक्कर से भी ज्यादा मुश्किल हो गईं। निंग की तलवार में छिपी अजीब शक्ति के कारण सम्राट की सुनहरी तलवार की दिशा बदल गई, जिससे वह निंग से पूरी तरह चूक गई। यदि आप अपने प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार नहीं कर सकते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी तलवारबाजी कितनी शक्तिशाली है, तो उसकी तकनीक सचमुच बदल गई है। सुनहरे वस्त्र पहने सम्राट चौंक गया। नामहीन तलवारबाजी वाकई अद्भुत है। निंग बहुत खुश हुआ। हालांकि उसने अभी अभी नामहीन तलवारबाजी की यह छठी मुद्रा सीखी थी, लेकिन उसने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था। सुनहरे वस्त्रधारी सम्राट के खिलाफ ये लड़ाई उसके लिए पहली बार थी जब उसने वास्तव में इसका इस्तेमाल किया था। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप उसने सम्राट के वीरतापूर्ण घातक प्रहार को आसानी से पराजित कर दिया था। हालांकि निंग पहले भी इस प्रहार को झेलने में सक्षम रहा था, लेकिन यह उसके लिए हमेशा अविश्वसनीय रूप से कष्टदायक रहा था। वास्तव में हर प्रहार के बाद वह पीछे की ओर लड़खड़ा जाता था। इस बार उसे ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वह बिना किसी प्रयास के एक ही वार से इस हमले को रोक पाया, वो भी सीधे तौर पर उसका सामना किए बिना। फिर से सुनहरे वस्त्र पहने सम्राट ने गुस्से से दहाड़ लगाए। अचानक महल की हवा में अर्धचंद्राकार तलवार की रोशनी की एक सुनहरी रेखा प्रकट हुई, जो फिर निंग की ओर क्षैतिज रूप से कटी। क्रैक! एक बार फिर निंग ने जवाब में वही सहज प्रहार किया। उसने अपनी तलवार उस सुनहरे अर्धचंद्राकार के किनारे से रगड़ी। जैसे ही उनके हथियार टकराए, हर किसी की तलवारबाजी की शक्तियां आपस में टकराने लगीं। सुनहरे वस्त्रधारी सम्राट की तलवारबाजी ज्यादा प्रभावशाली थी, जबकि निंग की तलवारबाजी ज्यादा क्षणभंगुर और अप्रत्याशित थी। हालांकि किसी कारण से निंग एक बार फिर सम्राट की तलवार की दिशा बदलने में कामयाब रहा। सुनहरी तलवार सीधे निंग की ओर बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही निंग ने अपनी तलवार को तलवार पर रगड़ा और धक्का दिया, तलवार की रोशनी निंग के पैरों के सामने जमीन में धंस गई। निंग को बिल्कुल भी छूकर नहीं गई। ये कैसे हो सकता है? यह असंभव है। सुनहरे वस्त्र पहने सम्राट अब क्रोधित हो गया। उसने एक के बाद एक आक्रमण शुरू कर दिए और हर तलवार सचमुच वीरता और प्रभुत्व से भरी हुई थी। निंग का हर वार बहुत ही सहज और सहज लग रहा था, लेकिन सच तो ये था कि उसने अपनी पूरी एकाग्रता हर वार पर केंद्रित कर दी थी। उसने अपनी तलवारबाजी का भरपूर इस्तेमाल किया था और इस युद्ध के दौरान उसे नामहीन तलवारबाजी की इस छठी मुद्रा के इस्तेमाल की बेहतर समझ हासिल होने लगी। उसे युद्ध में इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी बेहतर समझ होने लगी। और जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ा, निंग शांत होने लगा। स्नेक स्नेक क्लैंक! तलवारों की रोशनी बार बार टकरा रही थी। ये बहुत अजीब था। आमतौर पर जब दो विशेषज्ञ लड़ते थे तो उनके हथियार जोरदार धमाके करते थे, मानो आसमान फटने वाला हो। लेकिन जब भी निंग की तलवार उसके प्रतिद्वंद्वी की तलवार से टकराती तो बस एक बहुत ही हल्की सी आवाज निकलती थी। ऐसा लग रहा था मानो निंग ब्रश से चर्मपत्र पर शब्द लिख रहा हो। वह बिल्कुल शांत और सहज लग रहा था। स्नेक! निंग की लहराती तलवार की रोशनी एक बार फिर सुनहरी तलवार की रोशनी से टकराए। इस बार वह सीधे उससे टकराकर सुनहरे वस्त्र पहने सम्राट के गले में जा लगी। तलवार सीधे सम्राट के गले में जा धंसी। सब कुछ स्तब्ध हो गया। सुनहरे वस्त्र पहने सम्राट रुक गया और निंग ने अपनी फ्रॉस्टिस तलवार वापस ले ली। तुम जीत गए। सुनहरे वस्त्र पहने सम्राट के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम्हारी तलवारबाजी तो बरसों से निखर रही है। मुझे पता था कि देर सबेर तुम मुझे हरा ही दोगे, फिर भी मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी तलवारबाजी का नाम क्या है? यह एक महाशक्ति द्वारा निर्मित तलवार कला है। ये छठा आसन है और इसका नाम यूनिकॉर्न का हृदय है, निंग ने कहा। यूनिकॉर्न का दिल? सुनहरे वस्त्र पहने सम्राट ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारी तलवार सचमुच क्षणभंगुर और अप्रत्याशित है। ये तुम्हारे दुश्मन के लिए हालात को काफी असहज बना देती है। वरिष्ठ, आपकी तलवारबाजी सम्मानजनक, प्रत्यक्ष और प्रभावशाली है। मुझे एक भाग्यशाली प्रहार से जीतने से पहले बहुत देर तक लड़ना पड़ा, निंग ने कहा।
सच तो ये है कि जब उसने पहली बार लड़ना शुरू किया था तब वह यूनिकॉर्न के हृदय से ज्यादा परिचित नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसके लिए जीतना बहुत मुश्किल था। हालांकि जैसे जैसे वह धीरे धीरे इस तकनीक से परिचित होता गया, उसने इसमें इतनी प्रगति कर ली कि वह एक ही वार में सम्राट का गला चीर सकता था। नामहीन तलवार कला बहुत दिलचस्प थी। पहला रुख था हाफ स्वॉर्ड रुख। इसमें तलवार चलाने वाले को अपनी तलवार पर पूर्ण नियंत्रण रखना होता था, जिससे उसका दिल तलवार और उसके आसपास की दुनिया पर नियंत्रण रख सके। दूसरा रुख था किल स्वॉर्ड रुख। ये बेहद प्रभावशाली और शक्तिशाली रुख था। तीसरा रुख था ग्रेट फिर्मामेंट रुख। इससे उपयोगकर्ता अपनी एक अलग दुनिया बना सकता था। सच कहें तो ये हाथ स्वॉर्ड रुख का उन्नत संस्करण था। इसने तकनीक को और भी बेहतर बनाया, जिससे इसकी रक्षात्मक शक्तियां और भी बेहतर हो गईं और इसके हमले और भी सटीक हो गए। चौथा रुख था हॉराइजन एज रुख। इसे एक शब्द में बयां किया जा सकता है, तेज। पांचवां रुख था मौन विश्व रुख। इसे एक ही शब्द में बयां किया जा सकता है, बर्बर। चौथा और पांचवां रुख दोनों ही आक्रमणकारी रुख थे, जिनका इस्तेमाल अलग अलग तरह के दुश्मनों के खिलाफ किया जाता था। कुछ दुश्मनों को सिर्फ तेजी से ही परास्त किया जा सकता था, जबकि कुछ के लिए प्रभावशाली और बर्बर तलवारबाजी की जरूरत होती थी। छठा रुख यूनिकॉर्न का हृदय रुख था। यह महान आकाश रुख के एक क्रमिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता था। ये हृदय तलवार रुख से कहीं अधिक चमकीला था। हृदय तलवार रुख केवल तलवार पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता था, जबकि यूनिकॉर्न का हृदय सभी प्रकार के अद्भुत प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम था। यह आसानी से हमलों को रोक सकता है, विक्षेपित कर सकता है और पुनर्निर्देशित कर सकता है। ये दुश्मनों को मार भी सकता है। ये तलवारबाजी क्षणभंगुर, अप्रत्याशित और अत्यंत गूढ़ थी। इसे समझना बेहद मुश्किल था। सौभाग्य से डाउलॉर्ड शिपस्ट्रीम की विरासत और उनके द्वारा छोड़ी गई पुस्तक रक्षा पर अत्यधिक केंद्रित थी। एक बार जब कोई रक्षात्मक तकनीक आगे के चरणों में पहुंच जाती तो उसमें यूनिकॉर्न के हृदय जैसा कुछ न कुछ आ जाता। आखिरकार सभी वास्तविक शक्तिशाली तलवारबाजियों में कुछ न कुछ समानताएं होती हैं। इस प्रकार 500 वर्षों के बाद निंग इस छठे रुख में निपुणता प्राप्त करने में सक्षम हो गया। पहला रुख हाथ स्वॉर्ड रुख, तीसरा रुख ग्रेट फिर्मामेंट रुख, छठा रुख यूनिकॉर्न हॉट रुख। ये सभी बेहद रक्षात्मक तकनीकें हैं, जिनका इस्तेमाल मेरे दुश्मनों को मारने के लिए भी किया जा सकता है। निंग को साफ पता था कि ये तीनों रुखें मूल रूप से एक ही हैं। ये सभी कड़े नियंत्रण वाली तलवारबाजी पर केंद्रित थे, जो निश्चित रूप से मार गिराने के लिए खामियों की तलाश में थे। किलस्वॉर्ड रुख, हॉराइजन एज रुख और साइलेंट वॉल रुख ऐसे रुख थे जो पूरी तरह से हमला करने पर केंद्रित थे और कुछ भी नहीं रोकते थे। तुमने मुझे हरा दिया है और मेरी परीक्षा पास कर ली है। हालांकि तुम्हें बाकी तीनों को भी हराना होगा, सुनहरे वस्त्रधारी सम्राट ने कहा। तभी तुम शाश्वत सम्राट की विरासत प्राप्त कर पाओगे और उनके निजी शिष्य बन पाओगे। सम्राट मिरजनो की तलवारबाजी सभी अनंत प्रदेशों की सबसे भयानक तलवारबाजी में से एक थी। अगर तुम उनके शिष्य बन गए तो तुम्हारे भविष्य की संभावनाएं असीम होंगी। समझ गया? निंग ने सिर हिलाया। निंग के पास इस समय कुल 3 मिरजनो पेंटिंग्स थीं। पहली में सुनहरे वस्त्र पहने सम्राट, दूसरी में हत्यारे और तीसरी में मछुआरे की तस्वीर थी। हत्यारे की तलवार एक विचित्र तलवार थी जो हत्या और मौत पर केंद्रित थी। अंधेरे की दुनिया में हत्यारा अचानक कहीं से प्रकट होता और गायब हो जाता। निंग पर वार करते हुए उसकी तलवार की रोशनी चमकती रहती। निंग को वहीं खड़े रहना होगा, हाथ में फ्रॉस्टिस तलवार लेकर हत्यारे के हर वार को रोकना होगा। हत्यारे की तलवारबाजी सुनहरे वस्त्रधारी सम्राट की तलवारबाजी के स्तर की ही थी, लेकिन उनकी शैलियां बिल्कुल अलग थीं। इनसे निंग को अलग अलग अंतर्दृष्टियां मिलीं, जिससे निंग को यूनिकॉर्न के दिल के बारे में कई नई जानकारियां मिलीं। शुरुआत में वह अभी भी हत्यारे की युद्ध शैली से निपटने का आदी नहीं था। हालांकि धीरे धीरे वह इसका आदी हो गया और उसे इससे निपटना आसान लगने लगा। स्नेक, स्विश, तलवार की रोशनी चमक उठी और वह सीधे हत्यारे के गले में घुस गई। हत्यारा अविश्वसनीय रूप से दुबला पतला था। उसका चेहरा शल्कों से ढका हुआ था और उसकी आंखें हरी रोशनी से चमक रही थीं। ये पहली बार था जब निंग ने हत्यारे के चेहरे की स्पष्ट झलक देखी थी। तुम जीत गए। बाकी तीनों को हरा दो और तुम्हें शाश्वत सम्राट की विरासत मिलेगी। हत्यारा भारी आवाज में बोला, फिर एक बार फिर गायब हो गया। तीसरी पेंटिंग में संपत्ति की दुनिया। यह मछुआरे की दुनिया थी। दोनों के बीच काफी देर तक झड़प होती रही। मछुआरा अब पहले की तरह निश्चिंत और बेफिक्र नहीं लग रहा था। इस बार वह पूरी तीव्रता और घातक गंभीरता से लड़ रहा था। निंग के हाव भाव भी उतने ही गंभीर थे और दोनों 2 घंटे से ज्यादा समय तक लड़ते रहे। इस भीषण लड़ाई ने धीरे धीरे दोनों को थका दिया। ये समझना होगा कि निंग की अन्य 2 के खिलाफ लड़ाई 1 घंटे से भी कम समय तक चली थी। मछुआरे की तलवार अप्रत्याशित और अस्थिर है और वह मुझसे लड़ने के लिए अपनी उस मछली पकड़ने वाली छड़ी का इस्तेमाल करता है। वह छड़ी कभी सख्त होती है तो कभी लचीली, जबकि मेरी तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज और लचीली है। और फिर भी मैं उसकी सुरक्षा को भेद नहीं पा रहा हूँ। निंग को समझ आने लगा था। मछुआरे की तलवार उसके अपने यूनिकॉर्न हॉट से काफी मिलती जुलती थी। दोनों ही अप्रत्याशित, परिवर्तनशील तलवार कलाएं थीं जो एक ही घातक वार करने का मौका ढूंढती थीं। तुलनात्मक रूप से मछुआरे की तलवार की रक्षा नर्म थी, लेकिन एक बार जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचा, जो उसके लिए एक मुकाबला था, तो मछुआरे ने अपनी तलवार कला के भीतर लगभग सभी क्षमताओं को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप निंग उसे नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह से असमर्थ था। अंततः दोनों रुक गए। तुम्हारी तलवारबाजी अविश्वसनीय रूप से गहन और रहस्यमय है। ये सचमुच सभी अनंत प्रदेशों की सबसे गहन तलवारबाजी में से एक है।
हालांकि मेरी तलवारबाजी स्वयं शाश्वत सम्राट द्वारा दी गई थी। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा और सुधार करना होगा। मछुआरा शांति से अपने तालाब में वापस चला गया और फिर से मछलियां पकड़ने लगा। अब तुम जा सकते हो। निंग निराश नहीं हुआ, बल्कि उसका दिल खुशी से भर गया। मछुआरे के साथ इस लड़ाई के परिणामस्वरूप उसके यूनिकॉर्न हॉट में नाटकीय रूप से सुधार हुआ।